आज के पॉडकास्ट में हम ये देखेंगे कि कम से कम ऋग्वेद कितने पुराने हैं विद एविडेंसेस। 1500 बीसी का टाइमलाइन आता है, लेकिन वो टाइमलाइन क्यों आता है ये बहुत लोगों को नहीं पता है। उन्होंने एक फेक लैंग्वेज बनाई, प्रोटो इंडो यूरोपियन। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका ना कोई टेक्स्ट है ना कोई वर्ड है। इट इज अ रिवर्स्ड इंजीनियर्ड लैंग्वेज। ये लैंग्वेज क्यों बनाई? ताकि ये बता सके कि संस्कृत बाद में आई है। तो सबसे पुराना सेटलमेंट कौन सा मिला? 9500 साल पुरानी सिटी हरियाणा में है। एक सवाल ये आता है कि जो बिराना में हो रहा था वो देख करके ऋग्वेद लिखा गया। और भिराना की सबसे इंटरेस्टिंग बात, भिराना कौन सी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड था? सरस्वती का एविडेंस आप कह रहे हो, जो इसरो ने मैपिंग और इमेजिंग करा है उसमें आया है। ये इसरो की रिपोर्ट है। सो ये 2014 की रिपोर्ट है जिसके अंदर हमारे पास में 2 रिजल्ट्स आए। पहला कि ओल्डेस्ट ग्लेशियल वाटर गागरा हाकर का जो है उसमें कब आ रहा था। ये जो सरस्वती रिवर उधर आप देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क करके लिखा हुआ है। ये क्या कंट्रोवर्सी है? तो बेसिकली क्या हुआ, जब पर्शियंस ने अपना अवेस्त ग्रंथ लिखा उसके अंदर उन्होंने ऋग्वेदा के अंदर ऐसी कौन सी बातें लिखी हुई हैं जो खुद ऋग्वेद की डेटिंग का एविडेंस देती हैं? इसमें हमारे पास में बहुत सारे हिंट्स हैं। जो आपको ब्लू कलर के स्टोन्स दिख रहे हैं, ये अफगानिस्तान से आता था और ये बिराना में मिला है। स्वात रीजन इज मेंशन्ड इन ऋग्वेद। दिस एस्टैब्लिशेस कि बीसी तक मंडल 10 लिखा जा चुका था। आपने एक चीज नोटिस की, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, जो सिंधु की डेट्स हैं वो सारी 3000 बीसी के आसपास है। सरस्वती कब डिसअपेयर हुई? एग्जैक्टली। अगर हम सारे डॉट्स को ज्वाइन करें, ऋग्वेदिक डेटिंग की बात करूं, बीसी से पहले ही होनी चाहिए। वाओ, एविडेंस तो है, लेकिन क्या वेस्टर्न सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करेगी? ये पॉडकास्ट देखने के बाद वो एक्सेप्टेंस भी हम ले आएंगे। सो हैरी पॉडकास्ट पे दोबारा आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम वो सवाल उठा रहे हैं जो कि बहुत बार उठ चुका है। वेस्टर्न स्कॉलर्स और जो हमने किताबों में पढ़ा है उसको डीबंक करने की कोशिश करेंगे, ऋग्वेदा और बाकी वैदिक जो हमारे टेक्स्ट हैं उनकी डेटिंग के बारे में। इसके ऊपर ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है मेरे हिसाब से आज तक कि वेस्टर्न स्कॉलर्स ने ऋग्वेदा को 1500 बीसी के आसपास डेट करा, लेकिन इंडियन स्कॉलर्स ने जब उसको डीबंक करना स्टार्ट करा तो कहीं 10,000, 1 लाख, 2 लाख साल तक की डेटिंग निकली है, आज से 2 लाख साल पहले की। अब इसमें क्या होता है कि जब हम इतनी पीछे चले जाते हैं तो कई बार एविडेंसेस उतने स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं करते या फिर स्केर्स एविडेंसेस हो जाते हैं। आज के पॉडकास्ट में हम ये देखेंगे कि कम से कम ऋग्वेद कितने पुराने हैं और बाकी वैदिक टेक्स्ट कितने पुराने हैं विद एविडेंसेस, ताकि हम एक एविडेंस लेड कंक्लूजन पे पहुंच पाए जिसको कोई भी डिबंक नहीं कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी बैक। एंड मैं इस पॉडकास्ट के लिए काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहा था, क्योंकि हमारी बहुत टू एंड फ्रो डिस्कशन चली है और ये पॉडकास्ट बहुत लंबी रिसर्च के बाद में हम बना रहे हैं। और थैंक यू, आपकी टीम ने बहुत मेरी हेल्प की इसमें। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमें समझना कि ऋग्वेद और जो पूरा वैदिक कॉर्पस है उसकी पोजिशनिंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये हमें बताती है कि सिविलाइजेशनल टाइमलाइन कितनी पीछे जा सकती है और हमारी हेरिटेज क्या है, धरोहर क्या है और कहाँ से शुरू हुई है। एग्जैक्टली। और कॉन्ट्रडिक्शंस जो आती हैं वो सारी एजम्पशंस के साथ में आती हैं। तो इसीलिए हम ये पॉडकास्ट, हमारी कोशिश ये है कि हम इस पॉडकास्ट को इस तरीके से करें कि हम एजम्पशंस ब्रेक करके हम एविडेंस की तरफ जाएं, चाहे वो एविडेंस स्ट्रांग है या वो एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम यहाँ पे एक कोई टाइमलाइन स्ट्रेच करना ज़रूरी नहीं है कि हम कोई टाइमलाइन अचीव कर पाएं, बट बहुत ज़रूरी ये है कि हम ये अचीव कर पाएं कि ऋग्वेद 1500 बीसी से अगर पीछे जाते हैं कितने पुराने हो सकते हैं और क्या हमारे पास में एविडेंस हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एविडेंस तो है, लेकिन क्या वेस्टर्न सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करेगी? वो आज शायद ये पॉडकास्ट देखने के बाद वो एक्सेप्टेंस भी हम ले आएंगे। पर हैरी, सबसे पहले बहुत लोगों को ये तो पता है कि 1500 बीसी का टाइमलाइन आता है,
लेकिन वो टाइमलाइन क्यों आता है, वेस्टर्न स्कॉलर्स का क्या मानना है या क्या स्टोरी है उसके पीछे, ये बहुत लोगों को नहीं पता है। तो 1500 बीसी का डेट निकलता कैसे है? तो इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में, जहां पे एक मानसिकता थी जो कॉलोनियल्स थे या फिर वेस्टर्नर्स थे उनकी, कि जो दुनिया है वो आज से 6000 साल, जो इज बिफोर प्रेजेंट, उस समय कहें तो 4000 बीसी के आसपास दुनिया में फ्लड आई और नोआ ने सबको बचाया। कॉकेशियन माउंटेन के ऊपर उनकी शिप फाइनली लैंड की जब पानी पीछे गया, और उसके बाद में सिविलाइजेशंस का स्टार्ट हुआ। ये 19वीं शताब्दी की एक मानसिकता थी जिसको उन्होंने प्रायोरिटी पे रख के सारे के सारे टेक्स्ट, और ये इसके अंदर सिर्फ इंडियन हिस्ट्री ही नहीं आती है, बाकी दुनिया की हिस्ट्री भी आती है, उनको बिब्लिकल टाइमलाइन को सपोर्ट करना था। इस वजह से उन्होंने ये, कह सकता हूं, एक प्रोपोगेंडा किया। तो उनकी मानसिकता क्या थी कि 4000 बीसी में तो दुनिया बनी है, उससे पहले तो सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। फिर उन्होंने बोला 2300 बीसी के आसपास कॉकेशियन माउंटेन से लोग निकलना स्टार्ट हुए। कोकेशियन माउंटेन कहाँ पर है? हाँ, कोकेशियन माउंटेन हमारे सेंट्रल एशिया और आज के टाइम में आप लगा लो यूक्रेन के आसपास का एरिया जो है वो एरिया, और थोड़ा सा यूरोपियन जो अपना ईस्टर्न यूरोप आ जाता है उसके आसपास के एरिया को हम कॉकेशियन माउंटेन रेंज बोलते हैं। तो वहां से आर्यंस निकल के आए जो फाइनली भारत में आए, जो सब सिंधु रीजन में आके जिन्होंने वेदों का निर्माण किया। ये उन्होंने एक कंसेंसस क्यों बनाया? क्योंकि जब उन्होंने ऋग्वेद को पढ़ना स्टार्ट किया, उनको लैटिन दिखी ऋग्वेद में, उनको ग्रीक दिखी ऋग्वेद में, उनको रोमन लैंग्वेज दिखी ऋग्वेद में। तो जब उनको ये लगा कि भाई ये तो सबसे पुराना टेक्स्ट सा लग रहा है, हमारी लैंग्वेजेस इनसे निकली हैं, तो डेफिनेटली इससे पहले कोई एक लैंग्वेज होगी जहां से सारी लैंग्वेजेस निकली हैं। अब उन्होंने यहां पे किया क्या? उन्होंने एक फेक लैंग्वेज बनाई जिसको आज के टाइम में एकेडमिक्स में पढ़ाया जाता है प्रोटो इंडो यूरोपियन, जिसको बोलते हैं कि इट इज एंसेस्टर ऑफ संस्कृत। और वहां से ये सारी लैंग्वेजेस निकली, इंक्लूडिंग लैटिन, जो बाद में ग्रीक, रोमन, स्पेनिश, पोर्चुगीज, इन सब के अंदर आई, और ऐसे ही संस्कृत भारत में आई। और कहीं ना कहीं इस अटेम्प्ट से हारी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बाइबल सबसे पुराना टेक्स्ट पोजीशन करा गया है, क्योंकि नोआज आर्क की जो पूरी स्टोरी है वो कहीं ना कहीं बाइबल से निकलती है। एग्जैक्टली तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उनकी ये मानसिकता थी। लेकिन जैसे ही आगे आर्कियोलॉजी बढ़ी, क्योंकि आर्कियोलॉजी का भी सबसे बड़ा रेवोल्यूशन 19वीं शताब्दी के एंड के आसपास ही आया। सुमेर से रिकॉर्ड्स निकलने स्टार्ट हुए, इजिप्ट की स्क्रिप्ट धीरे धीरे डिसाइफर होनी स्टार्ट हुई, और इंडिया की आर्कियोलॉजी अर्ली 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई। तो ये नैरेटिव ब्रेक हो गया, लेकिन वैदिक टाइमलाइन को कभी भी रीअसेस नहीं किया गया। तो प्रोटो इंडो यूरोपियन को आपको समझने के लिए एक चीज जाननी बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका ना कोई टेक्स्ट है, ना कोई वर्ड है, ना कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। ये लैंग्वेज आर्कियोलॉजी में, हिस्ट्री में प्रूफ के बेसिस पे एग्जिस्ट नहीं करती। इट इज अ रिवर्स्ड इंजीनियर्ड लैंग्वेज। मतलब कि संस्कृत, लैटिन और 3-4 लैंग्वेजेस जिसके अंदर हिताइत भी आती है, हिताइत बाद में आई थी, इनको रिवर्स इंजीनियर करके इन्होंने प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बनाई, जो कि लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करती। और ये लैंग्वेज क्यों बनाई? ताकि ये बता सकें कि संस्कृत बाद में आई है, संस्कृत से पहले कोई लैंग्वेज थी, वहां से आए, हम संस्कृत से नहीं आए। अब थोड़ा सा मैक्स मिलर के बारे में भी बात कर लेते हैं। मैक्स मिलर कौन थे? मैक्स मिलर एक संस्कृत ग्रामेटिकल प्रोफेसर या फिर स्टूडेंट, आप कुछ भी कह लो। ही वॉज अ संस्कृत ग्रामर एक्सपर्ट, लेकिन उन्होंने ऋग्वेदिक संस्कृत, लेट वैदिक संस्कृत, प्री क्लासिकल संस्कृत, धर्मशास्त्र संस्कृत, पौराणिक संस्कृत नहीं पढ़ी थी। मेडिवल, मॉडर्न एंड क्लासिकल संस्कृत पढ़ी थी उन्होंने। ही वॉज जस्ट अ ग्रामर एक्सपर्ट। जिन्होंने संस्कृत कहां सीखी थी? ऐसा नहीं है कि वो भारत आके संस्कृत सीखी थी, जर्मनी के अंदर उन्होंने संस्कृत सीखी थी। तो वो गए ब्रिटिश एम्पायर के पास में कि ऋग्वेद के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, क्योंकि उससे पहले 2-3 ऑथर्स और थे जो रिसर्च कर रहे थे, क्या मैं आपके साथ में मिल जाऊं? ही वॉन्टेड वन थिंग, जर्मनी से निकल के उनको ब्रिटेन के पास आना था, ताकि उनको ब्रिटेन के गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिल सकें। लगा लो किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, वो बस सरकार का चाटुकार बन रहा है, तो उसका काम ये था। लेकिन दिल से मैक्स मिलर एक मिशनरी थे।
उनका सिर्फ एक मोटिव था, प्ले डाउन द संस्कृत टेक्स्ट, पोजिशन क्रिश्चियनिटी अबव इट। देखो, मेरा यहाँ पे ये नहीं है कि क्रिश्चियनिटी और सनातन धर्म के बीच में लड़ाई चल रही थी, बट ये उनकी मानसिकता थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ इसमें। तो वो मिशनरी थे जिनका एक ही मोटिव था कि टेक्स्ट को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाए और इस तरीके से डेट किया जाए कि हम जाके वहाँ पे क्रिश्चियनिटी स्प्रेड कर पाएँ। तो 2-3 चीज़ें हरी जो आपने बोला उसमें 2-3 चीज़ें प्राइमरी हो गई। एक लैंग्वेज, सबसे पुरानी लैंग्वेज का एविडेंस क्या है, एक हम उस पे चलते हैं। दूसरी जो आपने बात बोली कि सनातन का सबसे ज़्यादा पुराना एविडेंस हमें कहाँ मिलता है कि सनातन धर्म एग्जिस्ट करता ही करता था इस डेट पे, तो इसका क्या एविडेंस है। तीसरी जो सिविलाइजेशनल सेंस है, यानी कि एक कल्चर जब डेवलप करता है तो सिटीज़ बनती हैं, सोसाइटी बिल्ड होती है, कहीं ना कहीं सेटलमेंट्स मिलते हैं। तो सबसे पुराना सेटलमेंट कौन सा मिला, और क्या ये 3 चीज़ें यानी कि लैंग्वेज, रिलीजन एंड सेटलमेंट्स, क्या ये 2000 BCE के पहले का हमें एविडेंस मिलता है? क्योंकि अगर हमें वो मिल जाता है तो कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न थ्योरी जो है वो 2 मिनट में डिबंक हो जाती है। एब्सोल्युटली। और हमारे पास में सारे एविडेंस हैं। पहले हम कनोलियल डेटिंग और एकेडमिक डेटिंग के ऊपर ही बात करते हैं। भिराना 7500 ईसा पूर्व, यानी कि 7500 साल 9500 साल पुरानी सिटी हरियाणा में है। हाँ, ये बिराना का साइट है। यस। इसका आप कह रहे हो कि ये बिराना हरियाणा में है, हाँ जी। और इसकी जो कार्बन डेटिंग है वो 7500 BCE यानी आज से 9500 साल पुरानी निकली है। एग्जैक्टली, कंफर्म्ड है। और क्या क्या जानते हैं हम बिराना के बारे में? तो पहले तो भिराना की जो एक्सकेवेशन हुई है वो सिर्फ 5% हुई है अभी। उसके अंदर हमें जो मिला है वो माइंड बॉगलिंग, और मैं उसको माइंड बॉगलिंग बोलूंगा। ऐसा है कि आज भी वेस्टर्न हिस्टोरियंस को डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे पब्लिश पेपर्स कार्बन डेटिंग को भी ठुकराया जा रहा है। क्या मिला है? फायर ऑल्टर्स, जिसको बोलते हैं हम यज्ञ। और क्या मिला है? हमें मिला है कॉपर फर्नेंस, और हमें मिले हैं लैपिस लिजूली और कार्लिनियन बीड्स, जो कि भारत में नहीं मिलते हैं, जो हमें बदशकन अफगानिस्तान से इंपोर्ट होते थे। और इसका एविडेंस है, डॉक्यूमेंटेड है ये, और इंडस वैली साइट में बहुत प्रोमिनेंट है कार्लिनियन बीड्स और लैपिस लिजूली। तो ये बिराना का फायर ऑल्टर है, यानी कि इससे इसका सिग्निफिकेंस मैं समझा दूं एक बार ऑडियंस के लिए कि इसका मतलब ये है कि 7500 BCE में, आज से यानी 9500 साल पहले, ऑलरेडी एक वैदिक ट्रेडिशन था जहां पर पूजा करी जाती थी, यज्ञ होता था। क्योंकि कहीं ना कहीं फायर ऑल्टर का मतलब वही है कि पूजा के लिए या स्पिरिचुअल रीजंस की वजह से अग्नि का यूज करके उसके चारों तरफ बैठ करके यज्ञ करा जा रहा है। तो ना कि सिर्फ ये इस चीज को डिबंक करता है कि 4000 साल पहले एक सिविलाइजेशन थी, ये इसको भी डिबंक करता है कि रिलीजन एग्जिस्टेड मच बिफोर द डेटिंग ऑफ नोआज अराइवल टू सेंट्रल यूरोप। एब्सोल्युटली। और ये थियोरी एक्चुअली 20th सेंचुरी में ही डिबंक हो गई थी, जब हमें सुमेर भी मिला, हमें इंडस वैली भी मिली, हमें इजिप्ट की जो है कितनी पुरानी है ये भी पता लगा, इजिप्ट की प्राचीनता पता लगी। तो ये सारी चीज़ें 20th सेंचुरी में हो गई थी। लेकिन अब अगर हमने यज्ञ की फोटो निकाली है तो मैं आपको अभी हम इतना जंप नहीं करते कि ये वैदिक है, लेकिन हम कुछ एस्पेक्ट्स इसके अंदर देखते हैं। पहला, आपको इसके अंदर जो नीचे, लेकिन आपको कुछ टेक्सचर सा दिख रहा है नीचे यज्ञ के अंदर, हाँ, वो बोवाइन बोन्स हैं। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, बोवाइन बोन्स। इसका मतलब क्या है कि ये वो बोन्स हैं जो कह सकते हो कि यज्ञ के अंदर डाली गई थी। और जब हम ऋग्वेद पे आएंगे हम देखेंगे कि यज्ञ के अंदर बलि देना और अपने मतलब पशुओं को काट के यज्ञ के अंदर डालना ऋग्वेदा में है। और यज्ञ के अंदर ही हमें वो चीज मिलती है जो कि एक 7500 BCE की डेटेड साइट के अंदर मिलती है। और इसके ऊपर सेकंड पार्ट ये आता है कि ये जो हमें यहां पे मिलता है ये लोएस्ट लेयर में मिला है भिराना की, मतलब कि ये 7500 BCE का ही है। तो मैं सबको समझा दूं स्ट्रैटिग्राफी क्या होती है। तो जब भी कोई सिविलाइजेशन कोलैप्स करती है तो उसके ऊपर मिट्टी डिपॉजिट होती रहती है, और वो मिट्टी बढ़ते बढ़ते फिर वो एक टीला बन जाता है।
तो जब हम डिकिंग करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यंगर लेयर आती है जो कि रिसेंटली लगा लो आप 1000 बीसी 2000 बीसी की। उसके बाद में जितना हम नीचे जाते हैं उतनी पुरानी लेयर है, और ये हमें सबसे बॉटम लेयर में मिली है, यानी कि ये 7500 बीसी का है। इसके साथ साथ हमें कॉपर मिला जो इसी लेयर में मिला, लेकिन कॉपर के साथ में एक प्रॉब्लम है कि कॉपर बहुत ही इन डेप्थ लेयर में मिला है, लेकिन कॉपर की टेक्नोलॉजी को डेट किया जाता है अराउंड 4000 बीसीई। तो इसके ऊपर विवाद है क्योंकि कॉपर को आप कार्बन डेट नहीं कर सकते। तो स्ट्रैटिग्राफी लेयर में जो गहराई है उसके अंदर ये 7500 बीसी में मिला है, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वो मानते हैं कि टेक्नोलॉजी ही 4000 बीसी में आई तो गलती से नीचे पहुंच गया होगा। सो हमें कॉपर के एविडेंस मिले हैं भिराना में, मतलब दे वर यूजिंग कॉपर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कॉपर का एविडेंस मिला है हमें बॉटम मोस्ट लेयर में। तो कॉपर मिलने का कॉपर के एविडेंस मिलने का सिग्निफिकेंस क्या है मैं समझा देता हूँ। कॉपर का एविडेंस मिलने का मतलब ये है कि वो सिविलाइजेशन जो 9500 साल पहले एग्जिस्ट करती थी, उसके पास ये समझ थी कि कॉपर को प्रकृति से कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, उसको कैसे पिघलाना है और कैसे रीमोल्ड करना है। यानी कि उनके पास फर्नेस भी अवेलेबल था उस समय और उन्हें वो यूज करना आता था। और ये जो बैंगल के शेप में, मतलब वो ऑर्नामेंट्स की तरह यूज कर रहे थे। यानी कि वहां पर एक ये भी कल्चर तक हम पहुंच गए थे जहां पर फीमेल्स ये ऑर्नामेंट्स पहन रही थी। एग्जैक्टली और ऑर्नामेंट्स की तो एक्चुअली हिस्ट्री बहुत पुरानी है, बट कॉपर टू बी यूज्ड, और हमारे पास में टूल्स भी हैं, लेकिन भिराना में टूल्स भी मिले हैं। वो हंटिंग टूल्स नहीं है, वो वॉरफेयर टूल्स नहीं है, वो हंटिंग टूल्स हैं। फिलहाल ये कंसेंसस है कि वो हंटिंग टूल्स हैं, वो वॉरफेयर टूल्स नहीं है। लेकिन जब हम ऋग्वेद के अंदर जाएंगे हमें थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल में समझ आएगी। सो बैंगल्स हमने देखे हारी, उसके अलावा ये बिराना में और लोएस्ट लेयर पे मिले, ये क्या क्या है? तो यहाँ पे हमें चिजल मिलती है, यहाँ पे हमें फिश हुक मिलती है, और हमें एरो हेड्स मिलते हैं। तो यानी चिजल का मतलब ये है कि हम उस समय तक पत्थर को जिस टूल से तराशा जाता है, तो चिजल यूज हो रही थी उस कल्चर में 9500 साल पहले। फिश हुक का मतलब है कि हमें फिशिंग करना, यानी कि मछली पकड़ना पानी से, उसके लिए औजार हमें मिल चुके थे। यस। और एरो हेड का मतलब है कि ये एक वॉर सिविलाइजेशन भी थी। सो अभी सी यहाँ पे अकेडमिक कंसेंसस बिगड़ता है। वो कहते हैं कि एरोज भी हंटिंग के लिए यूज होते थे। हम उस स्पेकुलेशन में ही नहीं जाएंगे, हम इसको सिंपल रखेंगे, एरो हेड्स मिले। हाँ, तो लेकिन कॉपर यानी एक मेटल को तराशने की, उसको रिमोल्ड करने की, ये और मेटल को अपने बेनिफिट के लिए यूज करने की टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट करती थी 9500 साल पहले। यस। सो विच मीन्स कि जो हमने 4000 बीसी का एक टाइमलाइन लिया था, उसमें दो बातें डीबंक बहुत क्लियरली हो जाती हैं। वन इज कि इंडिया में ऑलरेडी मेटलर्जी पहुंची हुई थी और वहां पर काम हो रहा था। सेकंड, सिविलाइजेशन, एक जहां पर लोग सेटलमेंट की तरह रहते हैं, वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश था। थर्डली, क्योंकि यज्ञ भी मिला हमें, तो रिलीजन भी ऑलरेडी एस्टैब्लिश था 9500 साल पहले। यस। अब चलते हैं, जो थर्ड एलिमेंट था, लैंग्वेज। संस्कृत का पुराना हमें सबसे ज्यादा एविडेंस क्या मिलता है? तो यहाँ पे संस्कृत के अंदर और बाकी सबके दिमाग में जो क्वेश्चन आता है, हम लैंग्वेज को राइटिंग के साथ में एसोसिएट करते हैं। लेकिन जब हम वैदिक टेक्स्ट की बात करते हैं जो कि संस्कृत में लिखा गया है या फिर संस्कृत में बोला गया है, और मैं एक्चुअली वेदास को मानता हूं दे आर द ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी, ओल्डेस्ट एडवांस्ड लेवल टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। और मैं क्यों कह रहा हूं कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी थी? बिना लिखे आप एक ही सेंटेंस को हजारों साल तक प्रिजर्व कर रहे हो। एग्जाम्पल देता हूं कि संस्कृत की रिसाइटेशन कैसे होती है। जैसे मैंने बोला इंद्र सवस्तु, फिर बोलूंगा मैं सवस्तु इंद्र, फिर इंद्र इंद्र सवस्तु सवस्तु। सो इसको बोलते हैं मल्टीपल पैटर्न्स, जो कि सामवेद के अंदर नोट्स आते हैं। उसके बाद में पूरी इसकी भी ट्रेनिंग होती है, जितनी भी शाखाएं हैं वो सारी इन पैटर्न्स के अंदर वेदास को रिसाइट करती हैं। इससे क्या हुआ कि जब आप किसी को सिखाओगे, आपको एक एक लाइन 5-5 6-6 बार अलग अलग पैटर्न्स में बोलनी है, तो वो क्रॉस वेरीफाई होता रहता है। एग्जैक्टली और आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप चेंज करोगे आपका स्वर बदल जाएगा, आपकी टोन बदल जाएगी, आपकी रिदम बदल जाएगी। इस वजह से
इन्होंने वेदास को इतने लंबे समय तक प्रिजर्व किया, जो कि हमारी किस्मत है। क्योंकि अब ये सोचो कि चाहे वेदास कभी भी लिखे गए हों, अभी हम टाइमलाइन स्पेकुलेट नहीं करें, चाहे 1500 बीसी हो, उस पर भी आएंगे, हाँ, चाहे 2 लाख साल पुराने हो, तब से आज भी 2026 में जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज भी वही स्वर, वही पिच, वही लैंग्वेज प्रिजर्व हुई है। मैंने अपनी तरफ से इसको एक नाम दिया है, इट इज अ ह्यूमन ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होती है? अगर आप एक कड़ी तोड़ोगे, सब बिखर जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए वेदास की एडल्ट्रेशन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे ऋषियों ने उस टाइम पे ये इस लेवल तक की थिंकिंग की कि हमारे पास में लिखने की क्षमता नहीं है शायद, तो इसको कैसे प्रिजर्व करें। हम्म, इसीलिए संस्कृत को आप टेक्स्ट से डेट नहीं कर सकते। आपको संस्कृत को डेट करने के लिए ऋग्वेद को समझना पड़ेगा। और वेस्टर्न स्कॉलर्स ने अपनी बायस्ड 1500 बीसीई की टाइमलाइन जो इसके ऊपर कोट की, वो टाइमलाइन भी ऋग्वेदा को आज तक के सर्वाइविंग ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स बोलती है। अगर हम ओल्डेस्ट लैंग्वेज की बात करें, वो हमें सुमेर में मिलती है, जिनको हम क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स बोलते हैं, जो लगभग आज से 5 से 6 हजार साल पुरानी है। तो यानी कि हैरी, अब अगर मैं एक स्केप्टिक की तरह बात करूं, तो एक सवाल ये आता है कि जो बिराना में हो रहा था वो देख करके ऋग्वेद लिखा गया, या जो ऋग्वेद में लिखा हुआ था वो फॉलो हो रहा था बिराना में 7500 बीसी में। विच मीन्स कि अगर हम अपने डिस्कशन में ऋग्वेद का कोई और एविडेंस से ये प्रूव कर पाए कि कम से कम 7500 बीसी के पहले ऋग्वेद लिखा गया था, तो वेस्टर्न थ्योरी पूरी की पूरी तरह डीबंक हो जाती है ऑन ऑल द काउंट्स, लैंग्वेज, रिलीजन, सिविलाइजेशन। सो अब इसको हम डीप डाइव करना शुरू करते हैं कि ऋग्वेदा के अंदर ऐसी कौन सी बातें लिखी हुई हैं जो खुद ऋग्वेद की डेटिंग का गवाही देती हैं या एविडेंस देती हैं। क्योंकि आपने ऋग्वेद का टेक्स्ट भी बहुत डेप्थ में हरी 3 साल लगा करके रिसर्च करा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा प्रमाण शायद उस ग्रंथ में ही छुपा हुआ है जिसकी हम डेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऋग्वेद के अंदर जब हम जाते हैं हरी, तो किस तरह की सोसाइटी हमें दिखती है, किस तरह का कल्चर हमें दिखता है? तो पहले मैं थोड़ा सा ऋग्वेद और बाकी सारे वैदिक टेक्स्ट एक्सप्लेन कर दूं सबको। ऋग्वेदिक के 10 मंडल हैं, मंडल 1 से लेकर 10 तक, जिसके अंदर जो सबसे पुराने मंडल माने जाते हैं वो है मंडल 2 टू मंडल 7, और इनको हम बोलते हैं फैमिली बुक्स। आपको हमने शायद लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी सप्तऋषि के बारे में। जो इंडिया के सप्तऋषि हैं वो ही ऋग्वेद के रचयिता हैं, और ये फैमिली बुक्स उन्हीं सप्तऋषियों को डेडिकेटेड है। एक मिनट, मैं आपको स्लो डाउन कर देता हूँ हाँ थोड़ा जी। ऑडियंस के लिए। सबसे पहली बात जो आपने बोली कि ऋग्वेद के सबसे पुराने मंडल जो हैं वो मंडल 2 टू 7 है। हाँ जी। यानी कि आप ये कह रहे हो कि ऋग्वेद के मंडल 1 से लेकर 10 तक जो है उसमें वो अलग अलग समय पे लिखे गए हैं। Yes. इसका हमें क्या एविडेंस मिलता है? पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि सप्तऋषियों ने ऋग्वेद लिखा, इस चीज का हमें क्या इंडिकेशन मिलता है ऋग्वेद के अंदर? ओके, तो पहले तो जो मंडल, हम ये नहीं बोलेंगे ऋग्वेद लिखा, हम बोलेंगे ऋग्वेद रचा। रचा, बिल्कुल ठीक। तो जो सारी, अब मैंने आपको बताया कि लिनेज में शाखाएं काफ़ी टाइम से चलती आ रही हैं, और ये फैमिली बुक्स हैं जिसकी वजह से हम आज सब कुछ प्रिजर्व कर पाते हैं। तो ये मेमोरी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, और जो मेमोरी एस्टैब्लिश्ड है उसके अंदर हर एक बुक को एक लिनेज के साथ में अटैच किया गया है, एक लाइन के साथ। तो ये एक समय पर किसी एक इंसान या एक ऋषि ने नहीं लिखी है, ये उनकी पूरी की पूरी वंशावली ने लिखी हुई है, उनके जो वंश हैं, उनकी जो क्लैन है। ऋग्वेदिक मंडल 2 ग्रत समद, जो भृगु क्लैन के वंश थे, उन्होंने लिखा हुआ है। ऋग्वेदिक 3 विश्वामित्र ने लिखा है, फिर वामदेव आए, फिर ऐत्र ऋषि आए, फिर भारद्वाज आए, फिर वशिष्ठ आए। तो ये सारी उन फैमिलीज ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है इन बुक्स को लिखने की। अब आपका दूसरा सवाल, हमें कैसे पता कि ये सबसे पुराने हैं? इसमें हमारे पास में बहुत सारे हिंट्स हैं। तो अब ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। मंडल 2 टू 7 में हमें लगभग 9 रिवर्स के नेम मिलते हैं। अभी हम सिर्फ ऋग्वेदिक मंडल 2 से 7 की बात कर रहे हैं, जो कि सबसे पुराना है और जो हमारा क्लैन बुक्स हैं। इसके अंदर हमें सतूद्री, जो आज की हमारी सतलुज है, बिपास, जो आज की ब्यास है,
और परुष्णी जो आज की रावी है, सरस्वती जो आज घाघरा हाकर है, सिंधु जिसको आज हम इंडस बोलते हैं, और दो रिवर्स हैं जो आज के टाइम में हमें नहीं देखने को मिलती। एक है दृश्यवती और दूसरी है अप्पया। हम्म, ये 7 रिवर्स हैं जो कोर हैं ऋग्वेदिक मंडल 2 to 7 का, लेकिन यमुना और गंगा भी मेंशन्ड हैं। अब यहाँ पे हमें जो रिवर्स मिलती हैं उसके अंदर सेटलमेंट सिर्फ 4 रिवर्स के आसपास है, जिसके अंदर सतलुज, ब्यास, रावी, सरस्वती, ये 4 रिवर्स हैं। अभी सिंधु पे भी नहीं है सभ्यता, हम्म, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु सिविलाइजेशन इज नॉट एंटरिंग। तो ये है ऋग्वेद की ज्योग्राफी। अब हम पूरे टेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे जैसे टेक्स्ट आगे एक्सपैंड होता है, ज्योग्राफी भी एक्सपैंड होती है। तो यानी जो करंट ज्योग्राफी है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया के अराउंड सिचुएटेड है। हाँ, अगर हम इसको करें तो ये हमारा हो गया पंजाब, इंक्लूडिंग पाकिस्तान का पंजाब एंड आज का हरियाणा। हम्म, वो है पूरा का पूरा हमारा ऋग्वेदिक मंडल 2 to 7 का कॉर्पस। अब इसके अंदर जब हम ऋग्वेदिक मंडल 8 में आते हैं तो सभ्यता सिंधु में भी आ जाती है। सिंधु की पहले भी मेंशन थी। जब हम मंडल 10 में आते हैं, काबुल, स्वात और एक और अफगानिस्तान की रिवर है, 3 रिवर्स और ऐड होती हैं। वहां पे हमारी सभ्यता नहीं है, लेकिन उसकी हमें नॉलेज है। ये पता नहीं क्यों मुझे जो है वॉर ऑफ 10 किंग्स की याद दिला रहे हैं ये 10 मंडल। कोई कनेक्शन है क्या इनमें? हाँ जी, मंडल 7 वशिष्ठ ने बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में बात की है, जो परुष्णी रिवर रावी के ऊपर हुई है। उससे पहले एक और रिवर का मेंशन आता है, हरुप्रिय, जिसके ऊपर एक और बैटल हुई थी। वो शायद हमें भारद्वाज क्लैन की बुक में मिलती है। तो हरुप्रिय की बैटल एक ऐसी रिवर पे है, वो भी रिवर आज के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ऋग्वेद के अंदर है। तो ये ज्योग्राफी और एक्सपैंड करती है। फिर हिमालय की बात करते हैं। उनको माउंटेन्स की समझ है, वो वहां पे जा नहीं रहे हैं लेकिन समझ है। उनको ओशन की समझ है, वो समुद्र की बात कर रहे हैं साउथ की साइड में। तो और वेस्ट में काबुल भी आ गया, ईस्ट के अंदर गंगा आ गई। तो ये है पूरी ऋग्वेदिक रीजन। तो समुद्र का जहां से मेरा मतलब है कि समुद्र उनकी एक्सटेंट जो है वो गुजरात तक जाती है। वो हम बाद में देखेंगे कैसे गुजरात के आगे हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता। सो बेसिकली दे हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ द सप्त सिंधु रीजन। अब सप्त सिंधु के ऊपर 2 कॉन्ट्रडिक्शन आते हैं। सप्त सिंधु हमें सबसे पहली बार देखने को मिलता है मंडल 2 के अंदर। और ऐसा नहीं है कि मंडल 2 पहले लिखा गया था, मंडल 3 बाद में लिखा गया था। पूरा मंडल 2 to 7 एक ही टाइमलाइन का पार्ट है। ये सारी किताबें एक ही साथ लिखी जा रही थी, अलग अलग लिनिएजेस के द्वारा। तो सप्त सिंधु का हमें सबसे पहला वर्णन मिलता है मंडल 2 के अंदर, जो ग्रत समद हमारी भृगु क्लैन की एक सब क्लैन है, उन्होंने लिखा था। तो अब स्कॉलर्स डिबेट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया कि सप्त सिंधु इज मैथोलॉजिकल, उन्होंने सिंबॉलिक बोला है। लेकिन जब हमने रिवर्स को प्लॉट करना स्टार्ट किया, क्योंकि सबसे पहला काउंटर क्या आया कि यमुना और जो गंगा है और जो सिंधु है वो तो इनका पार्ट नहीं है, तो उन्होंने सप्त सिंधु क्यों बोला? तो इसके लिए हमारे पास में आती है दृश्यवती एंड अप्य। जब हमने बोला कि दृश्यवती और अप्य इज पार्ट ऑफ द सर्कल इफ यू रिमूव यमुना एंड गंगा, तब उन्होंने बोला ये तो ट्रिब्यूटरीज हैं सरस्वती की। तो कहता है अभी तो तुम कह रहे थे कि सरस्वती एग्जिस्ट नहीं करती। कहते नहीं नहीं, ऋग्वेद में ऐसा लिखा है तो हम इसको एक ही मानेंगे। तो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, लेकिन हमारे पास में 9 रिवर्स एग्जिस्ट करती हैं इन वैदिक कॉर्पस, और हम उसी को मान के चल रहे हैं। अब ये 9 जो नदियां आती हैं, जिसमें से कुछ लुप्त हो गई हैं, यहाँ से कोई टाइमलाइन का हमें समझ मिलती है? एब्सोल्युटली 100%, क्योंकि हमने इसका हाइड्रोलॉजिकल डेटा और जियोग्राफिकल डेटा दोनों हमारे पास में है। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी पर्सनल कहानी बताना चाहूँगा। सो दिस वाज इन 2025 लास्ट ईयर इन फेब। तो मैं ऐसे ही हिमाचल घूमने गया हुआ था और मुझे किसी ने बोला कि कसौली में जो घाघरा हाकर है उसके बैंक के पास में एक म्यूजियम है। वहाँ पे एक जियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने म्यूजियम एस्टैब्लिश किया है। तो मैं उनसे मिलने गया। मैं उसकी वीडियो आपके साथ में शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को दिखा सकें। तो उनका नाम है रितेश राय था शायद, मैं नाम भी एक बार शेयर कर दूंगा, अभी मेरे दिमाग से निकल गया है। उन्होंने नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी दोनों के साथ में काम किया है। उन्होंने सरस्वती की हाइड्रोलॉजिकल स्टडी की कसौली के अंदर, पंचकुला के अंदर, और ये जो हमारा कुरुक्षेत्र तक चैनल जाता है। और उन्होंने बोला कि ये रिवर ग्लेशियल फेड थी, हमारे पास में इसके सोर्स की ट्रैकिंग है, और ये ग्लेशियल फेड थी आज से 7000 साल पहले तक, विच मीन्स कि 5000 BCE तक कम से कम यहां पे हिमालयन वाटर इस रिवर में आ रहा था। उन्होंने एक प्रीस्ट भी रखा हुआ है
जो ऋग्वेद स्टडी करते हैं उनके साथ में बैठ के, कि उन्होंने शाका का प्रीस्ट भी रखा हुआ है और वो उस प्रीस्ट के साथ में मिलके ऋग्वेदिक टाइमलाइन को उन्होंने मेरे सामने वहां पे पुश किया था एटलीस्ट 9500 साल, जो हमारी भिराना की टाइमलाइन है। लेकिन हमारी रिसर्च उसको उससे भी पीछे लेके जाती है। सो हैरी, जो सरस्वती का एविडेंस आप कह रहे हो, जो इसरो ने मैपिंग और इमेजिंग करा है उसमें आया है, ये इसरो की रिपोर्ट है, क्या पता चलता है हमें इस इसरो की रिपोर्ट से? सो ये 2014 की रिपोर्ट है, जिसके अंदर हमारे पास में 2 रिजल्ट्स आए। पहला कि ओल्डेस्ट ग्लेशियल वाटर गागरा हाकर का जो करंट चैनल है उसमें कब आ रहा था, सबसे पुराना। द ओल्डेस्ट डेट जो वो अटेस्ट कर पाए इज अप्रोक्सीमेटली आज से 28,000 साल पहले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सिविलाइजेशनल मेमोरी वहां से स्टार्ट हुई है, लेकिन ये वो डेटा है जो उन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट किया कि कम से कम 28,000 साल पहले तो यहाँ पे ग्लेशियल मेल्ट वाटर आता था। ग्लेशियल मेल्ट वाटर मतलब हिमालय से पानी आ रहा था इसमें। और ये बात क्यों इतनी रेलेवेंट है? ये रेलेवेंट इसलिए क्योंकि ऋग्वेद की टाइमलाइन यहां तक कम से कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा यहां तक तो जा सकती है। क्योंकि ऋग्वेद में ये लिखा हुआ है कि ग्लेशियल वाटर से फेड होती थी सरस्वती रिवर। उन्होंने इसको बहुत सारे एडजेक्टिव्स के साथ में डिस्क्राइब किया हुआ है और उनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो एक ग्लेशियल फेड रिवर की होती है, इसलिए हम ये मानते हैं। और ये डिस्क्रिप्शन जो उन्होंने ग्लेशियल फेड वाटर की दी हुई है, ये कब तक कम से कम डेट क्या आती है, 3000 BC, आज से 5000 साल पहले तक इसके अंदर ग्लेशियल मेल्ट वाटर आता था। ये इस रिपोर्ट की कंक्लूजन है। यहाँ पे आपने देखोगे तो ये भी है गढ़वाल हिमालय एंड अराउंड 3000 BCE से ये गढ़वाल हिमालय से निकलती थी और गल्फ ऑफ खंबत गुजरात तक जाती थी। तो यानी कि ऋग्वेद में जिस नदी की बात हो रही है वो 3000 BC तक तो डिसअपियर हो गई थी। एग्जैक्टली। और 28,000 साल पहले से ये ग्लेशियल वाटर से फेड हो रही थी। 28 कम से कम 28,000 साल पहले की डेटिंग है। उससे पहले भी जा सकती है क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स हैं जो हम बता रहे हैं, ये पीयर रिव्यूड एस्टैब्लिश्ड रिसर्च है, जो कंट्रोवर्शियल या फिर आई विल नॉट से कंट्रोवर्शियल, जो पीयर रिव्यूड रिसर्च नहीं है उसमें 2 लाख साल की डेट भी आती है कि 2 लाख साल पहले भी इसके अंदर ग्लेशियल फेड वाटर था। लेकिन वो डेटा के साथ में इतना ज़्यादा एस्टैब्लिश नहीं है, या फिर आप ये बोल लो कि उसको अभी तक टिक मार्क चेक मार्क नहीं किया है कि ये करेक्ट है। मैं ऑडियंस को एक चीज बता दूं, ये कम से कम 8,000 और कम से कम 28,000 साल की बात करती है। उसके पीछे कितना जाती है ये रिपोर्ट नहीं क्लेम करती। कम से कम 28,000 साल तो है ही। यस, एग्जैक्टली। और ये खत्म होती है आज से 5,000 साल पहले, विच इज 3000 BC। ये एस्टैब्लिश्ड है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, रिपोर्ट सबके सामने है और आप इस रिपोर्ट को टैग भी कर देना। इसका कंक्लूजन और पढ़ लेते हैं। हाँ जी, ताकि ऑडियंस जो है, जो खोल करके नहीं पढ़ पाएगी रिपोर्ट। सो कंक्लूजन्स में अगर थर्ड बुलेट देखें तो क्लोज association of contemporary Vedic composers all along the river Saraswati indicates that the Rig Vedic tradition might have been prevalent during 8,000 to 5,000 BP before current present period. Rishi Vedavyas composed Mahabharata with the observation of sky inscriptions on the banks of river Saraswati. Recent astronomical dating indicates the Mahabharata war was fought around 3792 before present period. Thus, civilization grown along with Saraswati river possibly links between Vedic and Mahabharat period, which is around 8,000 years before current times और 3792 तक तकरीबन। यस, ये मेरे को लगता है कि कहीं ना हम आर्यन इन्वेजन थ्योरी डीबंक भी पूरी तरह से नहीं करते और कर भी देते हैं। एग्जैक्टली। तो सरस्वती से आगे बढ़ने से पहले हमारे को सरस्वती रिवर का, आफ्टर ऑल दी स्टडीज दैट हैव हैपेंड, सरस्वती रिवर से लिंक्ड 3-4 बातें क्लियर हो जाती हैं कि एक सरस्वती रिवर 28,000 BC से हिमालयन फेड थी, यानी ग्लेशियर फेड थी, और कहीं ना कहीं 8,000 10,000 साल पहले भी ग्लेशियल फेड ही थी, जो ऋग्वेदा के, यानी ऋग्वेद कम से कम 8 से 10,000 साल पुराने होने चाहिए। हाँ, एक्चुअली कम से कम दिस इज द मोस्ट कंजर्वेटिव डेट दैट वी कैन पुट ऑन वेदास। अभी इस डेट को चलो नहीं मानते हैं, आगे प्रूफ देखेंगे, बहुत सारे प्रूफ हैं जो कोई डिस्कस नहीं करना चाहता या फिर कोई देखना नहीं चाहता। तो अब मंडल 2 से 7 में हमें किस तरह की सिविलाइजेशन दिखाई देती है और क्या हो रहा है उस समय जब ये ऋग्वेद मंडल 2 से 7 लिखे गए हैं?
तो मैं बोलूंगा कि ऋग्वेदिक मंडल 2 to 7 इज नॉट अ सिविलाइजेशन येट। तो ये जो कहानी है, जो सारी संप्रदायों की, सारी चीफटन्स की, सारी क्लैंस की, सारे ऋषियों की ये जो कहानी है, ये कहानी हमें एक ऐसे वर्ल्ड में लेके जाती है जहां पे आपकी करेंसी आपकी कैटल होती थी। तो जितने ज्यादा गायें मेरे पास में, जितनी ज्यादा गोट्स मेरे पास में, उतना अमीर मैं। जितने ज्यादा घोड़े मेरे पास में, उतना अमीर मैं। यानी कि आपके जो एनिमल हस्बेंड्री है उससे आपकी वेल्थ डिटरमिन होती थी, दैट वाज द करेंसी ऑफ दैट Yes. टाइम। और आपने जो बोला कि अभी सिविलाइजेशन नहीं है, यानी हम हिंदी में बात करें तो ट्राइबल्स की, यानी कि हम कबीलों की बात कर रहे हैं। उस समय कबीले और कबीलों के जो लीडर होते थे वो राजा माने जाते थे। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम कबीले ले सकते हैं। और हमें मंडल 2 से 7 के बीच में ही ये कबीले एक्सपैंड करते हुए भी दिखते हैं। पूरी कहानी इस चीज की है। तो अब अगर हम सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट लें, जिसको हम पेस्टोरल बोलते हैं, ये 4 नदियां जिनकी हमने बात की, सबसे ज्यादा जिक्र अगर किसी नदी का ऋग्वेद में होता है वो है सरस्वती, परुष्णी, सतूद्री एंड विपास। इन 4 रिवर्स के आसपास इनकी पूरी इकोनॉमी, इनकी पूरी फाइट्स, इनकी पूरी कैटल रेड्स, सब कुछ चलता था। एक बार इसका मैप दिखा देते हैं ऑडियंस को। यस, तो विताशा और अक्षिनी, इनको आप इग्नोर कर दो, ये ऋग्वेद में मेंशन नहीं है। ये बेसिकली जेलम और चनाब है, बट इनका इतना ज्यादा मेंशन नहीं है। परुष्णी जो हमारी रावी है, सतूद्री जो हमारी सतलुज है, विपास जो हमारी ब्यास है, और यमुना गंगा। और इन्होंने इसके अंदर सरस्वती को और सतूद्री को सेम लाइन में दिखा दिया। चलो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन्होंने कैसे डिपिक्ट किया है, बट यस ये हैं। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि हाँ, जो रिवर का नाम मैं भूल रहा था वो कुब्भ है। कुब्भ और ये कुसावा और स्वात, ये सारी रिवर्स ऋग्वेद के अंदर मेंशन है, वितासा नहीं है। सो आपने जो समझाया कि यमुना और गंगा की बात क्यों नहीं होती है ऋग्वेद में, क्योंकि वो ज्योग्राफिक रीजन जो है, उस रीजन जहां पर ऋग्वेद लिखा गया उधर गंगा और यमुना नहीं बहती थी। इट वॉज ऑन ईस्टर्न साइड, जो कि दूर था उस रीजन से। तो इनकी बात होती है, गंगा हमें मिलती है गंगे के नाम से, यमुना भी हमें मिलती है, लेकिन यहाँ पे सेटलमेंट्स नहीं है। और हमें कैसे पता है ये? जितनी भी बाकी अभी हमने 4 रिवर्स की बात की, इनके आसपास रिचुअल्स परफॉर्म हो रहे हैं। तो उनका पानी लिया जा रहा है, इन रिवर्स को प्रे किया जा रहा है। लेकिन गंगा और यमुना अभी नॉलेज में है, लेकिन वहां पे हम उनका वाटर यूज नहीं कर रहे हैं। तो सारी जो सिविलाइजेशन है वो ये कहीं ना कहीं पंजाब वाला जो आपने एरिया बताया, यस, पंजाब और हरियाणा, जहाँ उस एरिया का ये पूरा है। जो सरस्वती रिवर है, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, या मेरे ख्याल से उनकी दुनिया का सबसे ज्यादा ईस्टर्न छोर है सरस्वती रिवर। वो रिवर ये बीच में जो होकर के निकल रही है और ये आगे गुजरात तक जा रही है, और हिमालय से इसका सोर्स बताया गया। यस, और ये बाकी की सारी रिवर्स भी मेंशन्ड है ऋग्वेद में। हाँ, तो सारी रिवर्स हैं सिवाय वितासा और अस्किनी के। सो अस्किनी थोड़ी सी मेंशन्ड है मार्जिनली, तो इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते। मतलब ऐसे है कि लाइक पासिंग, अब मैं ऐसे जा रहा हूं और मैंने किसी को देख लिया, वो वाला सीन है। सेटलमेंट्स नहीं है, बात नहीं हो रही अक्षिनी की, अक्षिनी के आसपास रिचुअल्स परफॉर्म नहीं हो रहे हैं। वितास्ता इज कंप्लीटली मिसिंग। वितास्ता इज चेनाब एंड अक्षिनी इज जेलम। ओके, तो ये जो सरस्वती रिवर इस मैप में हैरी, एक और उसका उधर आप देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क करके लिखा हुआ है। यस, ये क्या कंट्रोवर्सी है? सरस्वती क्यों उस तरफ भी दिखाई जा रही है? तो ये एक्चुअली इसको बोलते हैं फ्रिंज थ्योरी, जो इस मैप में दिखाई हुई है उन्होंने। तो बेसिकली क्या हुआ, जब पर्शियंस ने अपना अवेस्त ग्रंथ लिखा, उसके अंदर उन्होंने हरहवती की बात की है, क्योंकि वो एस को एच बोलते हैं, इसलिए सिंधु से हिंदू आया और बाद में हिंदू आया। तो जब उन्होंने मेंशन किया तो इन्होंने एक अफगानिस्तान की रिवर, जो कि अपनी ईरान और इराक की साइड जा रही थी, उसको कुछ कंट्रोवर्शियल पीपल दे स्टार्ट कॉलिंग इट एज की ओरिजिनल सरस्वती ये है। लेकिन ये चीज कहां पे ब्रेक हो जाती है? ऋग्वेद के अंदर सरस्वती और उसकी ट्रिब्यूटरीज की बात की गई है, और सतूद्री और विपास और परुष्णी की बात की गई है। अगर सरस्वती उस साइड पे है तो सिंधु में सेटलमेंट क्यों नहीं है? तो मैप तो और बड़ा हो गया ना। फिर आप ये बोलो कि जो ऋग्वेद है उसकी पूरी सिविलाइजेशन ईरान और इराक तक भी जाती थी,
लेकिन जब बाकी ज्योग्राफी की बात होती है वो तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, मंडल 227। तो ये एक फ्रिंज थियरी है कि ये वहां पे भी एग्जिस्ट करती थी, जो कि जब हम कम्युनिटी को देखते हैं, जब हम उनके लाइफस्टाइल को देखते हैं, जब हम उनकी मूवमेंट्स को देखते हैं, जब हम उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि हैरी, इसको मैं अगर कंस्ट्रक्टिवली पढ़ूं इसी इंटरप्रिटेशन को, तो ये कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश हो जाता है कि पर्शियन सिविलाइजेशन जो है वो भी हमारी वैदिक सिविलाइजेशन से ही रूट होकर के वहां गई है, वरना उनके टेक्स्ट में ये कैसे आ रहा है? यस, और इसके कुछ प्रूफ भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे आराम से। करते हैं। अब पहले ये वाला उठा लेते हैं कि पर्शियन सिविलाइजेशन इसी रीजन से निकली थी, इसका क्या प्रूफ है? सो अभी पहले मैं ये बताऊं स्कॉलरली कंसेंसस क्या है, कि जो अवेस्त ग्रंथ हैं वो ऋग्वेद के सिस्टर ग्रंथ बोल सकते हो। तो बेसिकली वो क्या बोलते हैं कि कुछ लोग अवेस्त में रह गए और बाकी लोग साउथ सॉरी अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ गए, सदर्न ईस्टर्न साइड माइग्रेट कर गए। इसीलिए जो पर्शियन लैंग्वेज है, ओल्ड पर्शियन, और जो संस्कृत है उसके बीच में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। ऑलमोस्ट रूल्स भी वो सेम फॉलो करते हैं। जैसे हमारा असुर बना उनका अहुर। डेरियस जो एक किंग है, दरवहु, उसका भी इंडियन नाम है। साइरस को संस्कृत में, साइरस की ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन, अगेन साइरस इज आल्सो ग्रीक प्रोनाउंसिएशन, उनका पर्शियन नाम है कुरु। कुरु कुरु अगर मैं महाभारत से जोड़ूं, Yes. तो कुरु जो है वो कौरव बनते हैं। कुरु से फिर पांडव और कौरव निकलते हैं। यस, जो कि एक ही लिनिएज था। यस। और जो फाउंडर ऑफ मॉडर्न पर्शियन सिविलाइजेशन आप जिनको बोल लो, वो साइरस थे जिनका नाम कुरुस था। कुरु विद अ स। देखिए, आर्यन इन्वेजन थ्योरी का काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि इंडिया में पूरा सिविलाइजेशन बन के अलग अलग जगह पे गया था। तो यार एक काम करते हैं, मैं ना पूरी आर्यन इन्वेजन थियरी को सिरे से एक बार खत्म ही कर देते हैं। हाँ, ठीक है। अब अगर वहां से यहां पे लोग आ रहे थे तो हमें उसका भी आर्कियोलॉजिकल ट्रेस मिलना चाहिए। पहले तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई थी, जब उसकी डेटिंग हुई थी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी वहीं पे खत्म हो जानी चाहिए थी। क्योंकि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, हमें एक ऐसी कंटिन्यूटी मिल गई हमारे कल्चर की, जो उसके अंदर हमें चीजें मिली हैं वो आज भी हम करते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, सिंदूर लगाना। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में सिंदूर का यूज होता था। यहां तक बैंगल्स पहनना हमारे यहाँ पे भी है। और वहां पे अब तो हवन कुंड भी मिल गए, फायर ऑल्टर्स भी मिल गए, तो कंटिन्यूएशन में कोई डाउट ही नहीं है। तो हाँ, ये ब्रेक हो जानी चाहिए थी। या फिर अगर आर्यंस आए होते तो वो अपनी कोई ना कोई धरोहर या कोई ना कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, बेसिक से बेसिक पॉटरी, तो इंडिया में आए होते लेके। बहुत सारे लोग पहले बोलते थे कि जो बीमैक इज बैक्टीरिया मार्जिनलाइज सिविलाइजेशन। बीमैक सिविलाइजेशन को बोलते थे कॉरिडोर ऑफ आर्यन इन्वेजन। मतलब कि पहले आर्यंस बीमैक सिविलाइजेशन में आए, क्योंकि इसकी डेटिंग अराउंड 2000 बीसीई के आसपास होती है, उसके बाद में इंडिया पहुंचे। तो इसका मतलब क्या है, हमें बीमैक कल्चर इंडिया में मिलना चाहिए था अगर वो वहां से आए थे। क्योंकि कोई भी जाता है वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें तो साथ में लेके आता है, लेकिन हमें देखने को क्या मिलता है, बीमैक कल्चर के अंदर हमें इंडस वैली के आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, इंडस वैली की सील्स मिलती हैं। दिस प्रूव्स कि कल्चर इंडिया से वेस्ट जा रहा है अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजी। इसके अलावा हरी, जो आपने सील्स की बात करी, तो पशुपति सील, ये पशुपति सील की क्या कंट्रोवर्सी है? पहले ये समझते हैं। तो पशुपति सील हमें पहले तो मोहनजोदारो में मिलती है। अब इसकी कंट्रोवर्सी है कि लोग बोलते हैं कि शिवा की है, हो भी सकती है क्योंकि हमें शिवा का ऑलमोस्ट सब कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज शिवा के सिंबलिज्म की मिसिंग है। अगर आप ध्यान से देखो, नाग नहीं है इसमें, राइट? और एक पार्ट इस सील का टूटा हुआ है। ये टूटी हुई ही मिली थी ये। यस। हाँ, हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या था। अब यहाँ से स्कॉलर्स ने, और सबसे पहले जो जॉन मार्शल थे उस टाइम पे एएसआई के हेड, जब ये सील मिली थी, उन्होंने इसको पशुपति सील का नाम दिया। और ये कब की डेटिंग है इस सील की? इस सील की लगभग डेटिंग है 2300 बीसी के आसपास। और इस सील के अंदर एक, उन्होंने, ये जॉन मार्शल ने इंटरप्रेट किया सबसे पहले कि योगिक पोस्चर में एक
कोई भी बैठा हुआ है हम्म, जो एनिमल्स, और ये बहुत स्पेसिफिकली उन्होंने बोला वाइल्ड एनिमल्स से सराउंडेड है। हाँ, क्योंकि इधर आपको जो है यू कैन सी अ वाइल्ड बफलो, यू यस, कैन यू सी कैन अ सी अ राइनोसोरस जो यस, इंडिया में ही मिलता है, यू कैन सी एशियन एलिफेंट, एंड यू कैन सी अ टाइगर। यस, एंड यू कैन ऑल्सो सी अ फिश। यस, जो बिल्कुल राइट में है। हाँ। ठीक है, तो अब ये वाइल्ड एनिमल्स जब इनके साथ में एसोसिएटेड हैं, तो उन्होंने बोला कि ये पशुपति हैं, क्योंकि शिव जी का एक नाम है पशुपति, हम्म, और वहीं से ये कोरिलेशन होना स्टार्ट हुआ कि ये शिव जी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये प्रूव कर दूं कि ये शिव जी हो नहीं सकते, ये शिव जी हैं, हम्म, क्योंकि शिव जी के साथ में सांप होना जरूरी है। हम्म, शिव जी इज कंसिडर्ड एज, शिव पुराण में भी उनको गॉड ऑफ द वाइल्ड मानते हैं, हम्म, रुद्र को भी गॉड ऑफ द वाइल्ड मानते हैं। अगर हम ये अज्यूम कर लें कि अगर ये रुद्र की सील हमें मोहनजोदारो के अंदर मिलती है, जो कि एक वाइल्ड गॉड हैं, जो कि सिविलाइजेशन से बाहर एग्जिस्ट करते थे, हम्म, तो बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं कि कैसे रुद्र सभ्यता के अंदर आ गए, जो कि वाइल्ड गॉड डिपिक्टेड है ऋग्वेद के अंदर। हम्म, अब हम एक और चीज देखते हैं। एक केल्टिक डेटी हैं जिनका नाम है कर्नूनॉस। यस, केल्टिक मतलब प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में केल्टिक मतलब आयरलैंड, आयरलैंड के आसपास। आयरलैंड, हाँ, फ्रांस। अब जहां पे हमारी सील टूटी हुई है, हाँ, वहां पे ये सील पूरी है। अब दोनों सील्स को एक बार कंपेयर करो। हम्म, वाइल्ड एनिमल्स सराउंडिंग, लेकिन लोकल एनिमल्स हैं, क्योंकि वहां पे टाइगर नहीं है, इन्होंने प्यूमा डाला हुआ है। हाँ, अब उस सील को देखते हैं, अब दोनों को कंपेयर करते हैं। अब यहां पे चाहे जो एनिमल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन पोस्चर बिल्कुल सेम है, पोस्चर में कोई चेंजेस नहीं है। बिल्कुल। इनके ऊपर हॉर्न्स हैं, इनके ऊपर हॉर्न्स हैं। हम्म, वहां पे नीचे बफेलो है, वो 2 सींग वाली है। यहां पे भी जो डियर है वो 2 सींग वाला है। ऊपर राइनो है, इन्होंने यहाँ पे अपना लोकल, उसको आप कुछ भी कह लो, वो डाला हुआ है। हाँ, राइट में हमारे पास में टाइगर है, इनके पास में टाइगर है। यूरोप के अंदर एलिफेंट नहीं होते, तो यहाँ पे एलिफेंट नहीं है। लेकिन जो मिसिंग सील है और जो मिसिंग सिंबल है शिवाकार, स्नेक, अगर आप इस सील को उसके ऊपर सुपर इंपोज करो तो मिसिंग पार्ट में वो स्नेक आ जाता है। बिल्कुल। 2300 बीसी, और ये जो सील है कर्नूनॉस की, ये है 1st सेंचुरी सील, यानी कि इन दोनों सील्स के बीच में 2300 साल का फर्क है, हम्म, लेकिन सेम इमेजरी। आप इसको कोइंसिडेंस कह दो, हम्म, लेकिन फिर खुद से पूछो क्या ये कोइंसिडेंस है। हम्म, और कर्नूनॉस की सील इसलिए बची हुई है क्योंकि ये कॉपर प्लेट के ऊपर बनाई हुई है। तो शिवा वर्शिप जो है हैरी, वो अराउंड आज से 4 से 5 हजार साल पहले स्टार्ट हो गई थी। इसका हमें एविडेंस ये पशुपति सील में मिल जाता है, यस, which means that religion had evolved to deities by that time. लेकिन ऋग्वेद में हमारे को किस तरह के गॉड्स और गॉडेसेस दिखाई देते हैं? एग्जैक्टली, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऋग्वेद के अंदर देव और असुर ऑलमोस्ट एक ही कैटेगरी है। बाद में पुराण में जाके वो कैटेगरी स्प्लिट होती है, लेकिन रुद्र एक अलग ही कैटेगरी है। रुद्र देवों से ऊपर है। रुद्र के, जिनको हम शिवगण बोलते हैं आज के टाइम में, वैसे ही रुद्र के अश्विन हैं। अश्विन देवों के साथ में आते हैं। रुद्र कभी देव सभा में नहीं आते ऋग्वेद के अंदर। तो अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को। ऋग्वेद के अंदर हमें नेचुरल फोर्सेस, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो देव से रिलेटेड मिलती हैं। इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव। क्यों? इंद्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड्स एंड थंडर। तो इंद्र से वो इसलिए डरते हैं क्योंकि बहुत बार हमने मल्टीपल ओकेजन्स हैं जहां पे सरस्वती फ्लड कर रही है। इतनी माइटी रिवर है कि इंद्र के यज्ञ में बोला जा रहा है कि इंद्र, सरस्वती को बोलो कि आज बाढ़ ना आए, अब बाढ़ ना आए। ये श्लोक है, क्योंकि हमें पता है कि ऋग्वेदिक हिम्स हैं, तो यहां से हमें सोसाइटी का क्या पता लगता है कि रिवर ओवरफ्लो कर रही है, उनकी कैटल्स को स्वॉलो कर रही है, और इंद्र की पूजा हो रही है कि सरस्वती को बोलो ये ना करे। ऐसे ही वरुण आते हैं। वरुण इज वाटर, और रत इज द कॉस्मिक ऑर्डर। आज के टाइम में मैं आपको, ये अगेन कंपैरिजन नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। जैसे हमारे लिए ओम है, ओम हमारे लिए यूनिवर्सल है, एक बैलेंस है कि हर जगह पे ओम ही ओम है। ओम का मतलब हमारे लिए बैलेंस है आज के टाइम में। वैसे ही रत एक
कॉन्सेप्ट है ऋग्वेद में जिसको बोलते हैं हार्मनी। हम्म उसको मेंटेन करने के लिए वरुण की पूजा होती है। अग्नि से क्यों डरते हैं? क्योंकि अग्नि या तो आपको खाना दे सकती है, आपको वेपन्स दे सकती है, आपको ऊपर तक, अगर आपको इंद्र तक अपनी बात पहुंचानी है तो आपको अग्नि के थ्रू करनी पड़ेगी, क्योंकि यज्ञ में अग्नि यूज होती है। लेकिन अगर अग्नि को ढंग से कंट्रोल ना करो, वो आपको जला भी सकती है। तो इसलिए अग्नि को भी देवों की कैटेगरी में रखा गया है। हम्म ऐसे ही अश्विन्स आते हैं। अश्विन्स को इन्वोक किया जाता है जब कभी इंद्र से कोई बात करनी हो या फिर इंद्र की किसी चीज को चैलेंज करना हो। अश्विन्स आर रिपोर्टीज ऑफ रुद्र। रुद्र जो है वो इन सबसे परे है। रुद्र को भृगु क्लैन, जिसको बाद में पुराण में बहुत ज्यादा रुद्र की आराधना के लिए माना जाता है, शिव आराधना के लिए बेसिकली भृगु को माना जाता है, वो बहुत डरती है रुद्र से। वो रुद्र को कैसे अप्रोच करती है कि गलती होगी, हमारी बच्चों को बख्श दो, इस बीमारी को हमारे ऊपर ना आए, बख्श दो। तो जब भी रुद्र से बात करते हैं, ज्यादा नहीं है, आई थिंक अराउंड 70 टाइम्स रुद्र इज मेंशन्ड इन ऋग्वेद मंडल 2 to 7। हर बार इसलिए कि हमें इंपैक्ट मत करना। तो जो शिव की हमारी तीसरी आंख वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो शिव का डिस्ट्रॉयर है, वो फिलॉसफी यहां पे बिल्ड हो रही है। यहां पे रुद्र सेटलमेंट्स में नहीं रहते, वो जंगल में रहते हैं, वो देवों से परे हैं, और हर कोई उनको बहुत ही सोच समझ के इन्वोक करता है। उनकी अभी आराधना नहीं हो रही है, उनके रिचुअल्स नहीं हो रहे हैं, उनके नाम पे यज्ञ नहीं हो रहे हैं ऋग्वेदिक मंडल 2 to 7 में। तो मतलब कि ऋग्वेद में रुद्र दूर ही रहते हैं, जो उनका अपना वर्ल्ड है उससे। ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इंद्र की है, वरुण की है, अग्नि की है, और अश्विन्स की है। आदित्य भी आते हैं बाद में, आदित्य भी ऐसे ही शिवगण टाइप, वो भी देवों के पार्ट होते हैं। तो ये है उनके डेटीज विच आर बेसिकली नेचुरल फोर्सेस। तो यानी कि जो आज भी जिस तरह की हमारी हिंदुइज्म की अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पर शिवा को योगी माना जाता है और ये माना जाता है कि वो संसारिक दुनिया से अलग रहते हैं, राइट, अपनी मेडिटेशन में, ध्यान में रहते हैं, और बाकी के जो देव हैं वो रियल वर्ल्ड में इंद्र और अग्नि और ये सब हमें अपने आसपास दिखाई देते हैं, वरुण देव। उस तरह से ही ऋग्वेद में भी इसका कंस्ट्रक्ट बना हुआ है। एग्जैक्टली। और 2 से 7 मंडल की और भी मैं आपको बताता हूं कि वहां पे सोसाइटी कैसी है। अब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव तो कर रहे हैं, लेकिन वो एक जगह पे सेटल कर रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे विश्वामित्र क्लैन जो है वो अपनी सतूदरी के आसपास सेटल्ड है, उनकी मूवमेंट भी सतूदरी के आसपास ही हो रही है, और जहां पे वो पहले सेटल्ड है वहां पे वो घूम फिर के आ रहे हैं, सीजनल मूवमेंट है। लेकिन यहां पे बहुत सारी लड़ाइयां देखने को मिलती हैं, और लड़ाइयां बहुत कॉमन है ऋग्वेद मंडल 2 to 7 में। और किस चीज की लड़ाई हो रही है? कैटल्स की। सबसे पहले हमें देखने को मिलती है कैटल रेड्स, कि मेरी जो कैटल है, मेरे घोड़े, मेरी गायें, उसको आके दूसरी क्लैन का चीफ्टन उठा के ले गया। ये बैटल्स होती हैं। जब हम ऋग्वेदिक मंडल 7 में आते हैं, वहां पे एक सबसे इंटरेस्टिंग बैटल होती है, बैटल ऑफ 10 किंग्स। क्योंकि बाकी सारी बैटल्स को नाम नहीं दिया गया है, लेकिन युद्ध दशराजनीय इसको नाम दिया गया है। दिस इज द सेकंड बैटल विच इज नेम्ड इन ऋग्वेद। फर्स्ट कौन सी है? बैटल ऑफ हरुप्रिया। वो भी सुदास जो बैटल ऑफ 10 किंग्स में थे, उनके दादा ने लड़ी थी। तो ये क्या हुआ था बैटल ऑफ हरुप्रिया में, और फिर बैटल ऑफ 10 किंग्स में क्या हुआ था? अब बैटल ऑफ हरुप्रिया की कहानी बहुत सिंपल है। मल्टीपल क्लैंस अलायंस लेके एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, सिंपली फॉर लैंड एक्सपेंशन। तो हम जब ऋग्वेद की बैटल्स, जो 2 बैटल्स नेमली मेंशन्ड है, उसके एंड में आते हैं, हमें एक झलक देखने को मिलती है कि अब सेटलमेंट्स आने वाली हैं। ठीक है, अब ऋग्वेद मंडल 2 to 7 के एंड में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक ट्रांजिशन फेज आता है जब होती है बैटल ऑफ 10 किंग्स। थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं बैटल ऑफ 10 किंग्स क्यों होती है। बैटल ऑफ 10 किंग्स इसलिए हुई क्योंकि जो सुदास, जो भरत क्लैन के थे, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, जिससे उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ा, जहां जहां उनका घोड़ा जाता वो उनका लैंड हो गया। अच्छा, ये उस समय ट्रेडिशन था कि जहां जहां आपका घोड़ा गया वो सारा जमीन हमारी हो गई। यस, अश्वमेध यज्ञ इज वेरी अर्ली वैदिक। हाँ, तो ये जो ऋग्वेद में आपने बोला 2 लड़ाइयाँ थी, जो पहली लड़ाई थी वो एक छोटी बैटल थी शायद, जो कि सिंपल लैंड एक्सपेंशन के लिए थी। जो दूसरी बैटल ऑफ 10 किंग्स की जहां पर बात होती है, जहां पर उस नक्शे में जो सारी 10 कबीले थे सोटू से, उन सब 10 की लड़ाई होती है, वो लड़ाई की वजह क्या होती है? यस, पहले मैं करेक्ट कर लूँ, ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि 10 कबीलों की लड़ाई हुई थी। कबीले 10 से ज़्यादा थे, जहाँ तक मुझे याद है लगभग 18 थे।
अच्छा। इसकी शुरुआत होती है सुदास और विश्वामित्र के कॉन्फ्लिक्ट से। हम्म। सुदास और विश्वामित्र का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है क्लैन को लेके ही अपनी और अपनी प्रजा को लेके। और वशिष्ठ, जैसे विश्वामित्र उनके धर्म गुरु या फिर उनके क्लैन के गुरु थे, वशिष्ठ भी थे, लेकिन वशिष्ठ का औहदा थोड़ा सा कम था अभी। हम्म। तो उस कॉन्फ्लिक्ट में वशिष्ठ साथ देते हैं सुदास का और विश्वामित्र को वो अपने राज्य से निकाल देते हैं। हम्म। सो बेसिकली वशिष्ठ रिप्लेसेस विश्वामित्र। हम्म। और शायद इसीलिए वशिष्ठ ने अपनी क्लैन वाली बुक में, जो उनकी मंडल 7 की बुक है, उसमें उन्होंने बैटल ऑफ 10 किंग्स का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि ये उनकी लाइफ के लिए एक मेजर चेंज था और ये वेदास के लिए एक बहुत बड़ा चेंज था, वैदिक वर्ल्ड के लिए। अब यहाँ क्या होता है, यदुस भी थे इनमें, अनुस भी थे, तुरव भी थे, पुरुष भी थे, और यदुस ये वही हैं जो कृष्ण जी जिनके वंशज हैं, वही क्लैन है यहाँ पे। तो वशिष्ठ अब उनके क्लैन के गुरु बन गए, या फिर बोल दो कि सबसे बड़े धर्म गुरु बन गए सुदास के लिए। तो विश्वामित्र जाके सबको बोलते हैं कि सुदास की पावर बहुत बढ़ रही है और हमें उस पर अटैक करना चाहिए। और वो ही एग्जैक्टली होता है, और सुदास को ये चीज पता लग जाती है कि विश्वामित्र ने मेरे ऊपर अटैक होने वाला है। हाँ। तो सुदास अपना अलायंस बनाता है अगेंस्ट द ग्रुप ऑफ 10 किंग्स। और यहाँ पे हम सारे किंग्स का नाम बता देते हैं। तो जो सुदास के साथ में थे वो थे पैजवना और भरत, त्रुस्यु और विशिष्ट। ये थे सुदास के अलायंस। सुदास के अगेंस्ट कौन कौन खड़ा था? पुरु, यदु, तुरवहु, अणु। यानी जो पांडव निकले थे और जो कृष्ण जी की लिनियज थी वो अगेंस्ट में थी सुदास के इस बैटल में। यस। हाँ। और उसके बाद में भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ। यदु, तुरवसु, अणु, ध्रुयु, अलीना, पक्त, भलना, अलीना, वैसनी। सो इफ यू काउंट 23 ग्रुप ऑफ क्लैन्स वर फाइटिंग अगेंस्ट सुदास। तो 10 उन्होंने एक 10 मतलब इट्स जस्ट यूज्ड एज, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार हजारों लोग थे। हाँ। यार 100 की बात हो रही है यहाँ। तो इस तरह से उन्होंने दशक की बात की। हाँ। तो बहुत सारी क्लैन्स थी। अब जब ये बैटल हुई तो सुदास ने एक प्लान बनाया, और ये प्लान हमें एक्चुअली ऋग्वेद में नहीं मिलता है। इसकी मेन एक्सपेंशन हमें पुराणास में मिलती है, विष्णु पुराण के अंदर। उन्होंने बनाया एक डैम रिवर परुष्णी के ऊपर, और वो डैम इस तरीके से बनवाया कि वो रिवर का पानी रोक दें और जब जरूरत हो वो डैम खोल दें। यार ये जैसे अभी ये इंडिया पाकिस्तान में इंडस वाटर ट्रीटी की बात हो रही है, तो वैसे है वेपनाइजिंग वाटर। यू आर सेइंग दैट ऋग्वेद में इस चीज का प्रमाण है कि वाटर को भी वेपनाइज करा गया। एग्जैक्टली। एंड सॉरी, मैंने बोल दिया सुदास ने किया, ये विश्वामित्र ने किया। हाँ। तो पहली बार जब मैंने बोला कि हमें ऋग्वेद के अंदर एक चीज मिलती है, हार्मनी विद द नेचर, विश्वामित्र ब्रोक दैट हार्मनी विद द नेचर। उन्होंने बांध बनाने की ट्राई की, उन्होंने रिवर के फ्लो को तोड़ने की ट्राई की बांध बना के। और यहां पे सुदास ने फिर यज्ञ किया। तो बैटल चली उसके बीच में, अणु के चीफ्टन। सो जो ये बैटल ऑफ 10 किंग्स है, इसका मेन रीजन जो था, जो इसके बैकड्रॉप सारा आपने बताया, बट मेन रीजन ये था कि विश्वामित्र जो सुदास से अलग हुए थे और जो ये बाकी सारे क्लैन से जाकर के मिले थे, विश्वामित्र ने एक बांध बनाने की कोशिश करी, डैम बनाने की कोशिश करी, जिसकी वजह से सुदास को प्रॉब्लम होता, क्योंकि या तो पानी रुक जाता या बाढ़ आ जाती, एंड इसलिए सुदास को जो है अटैक करना पड़ा। सो बैटल फ्रंट वाज रेडी। हाँ। जब सुदास वहां पहुंचा, ही वाज सरप्राइज्ड कि उसने बांध देखा। हाँ। तो अब उसको इतना समझ आ गया कि अगर हम रिवर के अंदर जाके बैटल करेंगे तो ये बांध खोल सकते हैं और हम बह जाएंगे। सुदास ने क्या डिसाइड किया? आई विल होल्ड माई स्टैंड। वहां से अलिना, पुरु, यदु, इन्होंने अटैक किया। और हरुप्रिय की हमने बात की, वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी कि पुरु और यदु और अलीना, ये तीनों उस बैटल के अंदर सुदास के ग्रैंडफादर के साथ में थी क्लैन्स, भरत क्लैन के अलायंस थे। अब वो उनके अगेंस्ट खड़े हैं। सुदास के अंदर यही क्वेश्चन आ रहा है कि जब मैं पैदा हुआ था, सो बेसिकली देयर इज अ कॉन्टेम्पलेशन दैट हैपेंस, और ये बौद्धियाना सौत्र सूत्र में, शायद विष्णु पुराण में ही है, कि मेरे जन्म पे भी पुरु का कोई लीडर है, वो आया था, यदु का लीडर आया था, अलीना आया था, और आज ये मुझे ही मारने के लिए मेरे सामने खड़े हुए हैं।
वो खड़ा हुआ है, वो सोच रहा है, और तब वो उसकी नजर जाती है बांध पे और वो बोलता है कि वी विल नॉट क्रॉस, वी विल स्टे। लड़ाई उन्हें करनी है, वो आएंगे पुरुषनी क्रॉस करने। वो पेशेंस के साथ में बैठता है। सबसे पहले अलीना जाती है, तो अलीना आता है, अलीना का चीफ्टन रिवर क्रॉस करते ही मर जाता है। सब अब डर जाते हैं, क्या करें। फिर वो कहते हैं कि रिवर तो क्रॉस करनी होगी, सारे एक साथ जाते हैं, और सुदास बैठता है सिर्फ, और वो यज्ञ करता है। वशिष्ठ उसके साथ में बैठता है, यज्ञ करना स्टार्ट करते हैं। इंद्र का यज्ञ, इंद्र हमें बचाओ, इंद्र कुछ करो। पुरुषनी विच इज रावी रिवर, उसके बैंक पे लड़ाई हो रही है, और जैसे ही सारे चीफ्टन्स नदी के अंदर उतरते हैं, बांध टूट जाता है। जो विश्वामित्र ने सुदास को फंसाने के लिए किया था, अब यहां पे बेसिकली वशिष्ठ क्या बता रहे हैं कि हमने इंद्र की पूजा की या इंद्र की आराधना की, इंद्र के लिए यज्ञ किया, और वो बांध टूट गया और सारे बह गए। That's how सुदास wins the battle of 10 kings. और ऋग्वेद में जो बैटल ऑफ 10 किंग्स है उसमें भी सुदास जीतता है। अगर हम पुराणों से वापस ऋग्वेद में Yes. जाएं तो ऋग्वेद में सुदास जीतते हैं, और Exactly. किस तरह से जीतते हैं ये डिपिक्शन ऋग्वेद में नहीं है। विशिष्ट ने बस इस बैटल को ऋग्वेद के अंदर ऐसे डिपिक्ट किया हुआ है कि विश्वामित्र डिफेक्टेड, उन्होंने सबको अरेंज किया, सुदास के अगेंस्ट फाइट हुई, ये क्लैंस थी जो उसके अगेंस्ट फाइट कर रही थी सुदास के अगेंस्ट। सुदास विंस द बैटल, और उन्होंने पानी की बात की है, उन्होंने परुषनी की बात की है, उन्होंने बहाव की बात की है, उन्होंने बांध की बात नहीं की है। बांध इज अ लेटर एडिशन जो हमें पुराणों में मिलती है। मैं ये नहीं बोलूंगा लेटर एडिशन मतलब इतनी, क्योंकि जो ऋग्वेद है वो हिम्स के लिए डेडिकेटेड है। यहां पे वो इंद्र की पावर दिखा रहे हैं कि क्योंकि पुरु और यदु भी इंद्र को प्रे कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने नेचर के साथ में छेड़छाड़ की, तो इंद्र उनके अगेंस्ट वेपनाइज हो गए। ये है उनका इंटेंट ऋग्वेद के अंदर। एलैबोरेशंस हमें बाद में मिलती हैं। तो लेकिन ये जो ट्रेडिशन था इंद्र को वर्शिप करके बारिश करने का या पानी का बहाव बढ़ाने का रिवर में, ये ट्रेडिशन भी इंडिया में बहुत टाइम से चलता आ रहा है। Yes. और इसके काफी सारे, मतलब मैं कुछ देख रहा था उसमें इस तरह का प्रूफ भी दिखाया था दैट सम आर्कियोलॉजिस्ट हु हैज विटनेस्ड कि अश्वमेध यज्ञ हुआ और उसके बाद बारिश एक्चुअली हो गई। यस, इन लिटरेचर, इन लिटरेचर सो यहाँ पे इंद्र बहुत चीजों में यूज हो रहे हैं। क्योंकि इंद्र को सबसे ज्यादा पावरफुल क्यों माना जा रहा है? क्योंकि इंद्र फ्लड को कंट्रोल कर सकता है, थंडर को कंट्रोल कर सकते हैं, हवाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनको अभी इतनी समझ है कि जब तेज हवाएं चलती हैं, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, जब बिजली कड़कती है, तब ही सरस्वती ओवरफ्लो करती है, तब बाढ़ आती है। तो अब यहां पे क्या हुआ, जब ये सारे डिफीट हो गए तो फिर से काउंसिल बैठी, और यहां पे अब सारे सप्तऋषि इस काउंसिल में बैठे हुए हैं। भृगु भी बैठे हुए हैं, और अपने ग्रत्समद भी बैठे हुए हैं, और भृगु की सारी लिनेज बैठी हुई है, अंगिरस भी भृगु की एक और लिनेज है। सारे सभा में बैठे उन्होंने, अब हमें आते हैं बौद्धियाना सौत्र सूत्र, विच इज पोस्ट वैदिक एंड प्री पौराणिक एंड प्री धर्मशास्त्र लिटरेचर। शायद सारे कंफ्यूज ना हो जाए, आप ये लगा लो कि अथर्ववेद के आसपास बौद्धियाना सौत्र सूत्र भी लिखा गया था, जिसके अंदर हमें क्लैंस की लोकेशन की बात पता लगती है कि आफ्टर द बैटल ये सारी क्लैंस को रीलोकेट करना पड़ा। वो इंफॉर्मेशन आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी जब हम पोस्ट इंडस वैली की बात करेंगे। उसके अंदर हमें बताया जाता है कि जो पुरु क्लैन है वो भरत के साथ में मर्ज हो गई, और ये मंडल में भी है, मंडल 7 में भी है। पुरु और भरत मिलके एक क्लैन बन जाते हैं। यदुस यहां से उठ के मथुरा की साइड जाते हैं। ऐसे ही सारी क्लैंस जो हैं वो रीलोकेट करती हैं। अब जो ऋग्वेदिक 4 रिवर्स हैं, मंडल 2 to 7, वो सारा एरिया एक क्लैन के अंडर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बाकियों को निकाल दिया गया, कुछ निकाल दिए गए हैं, कुछ यहीं पे हैं। तो पहली डिसइंटीग्रेशन एंड अ कलेक्शन हमें देखने को मिलती है। तो यानी कि ये जो पूरा ऋग्वेद सोसाइटी थी ये अब एक्सपैंड कर रही है। यस, चारों दिशाओं में। और ये हमारा अब एक ट्रांजिशनल फेज स्टार्ट हो रहा है। अब पैस्चरलिज्म खत्म हो जाएगा यहाँ पे, अब सेटलमेंट्स का उदय होना स्टार्ट होगा। और ये सेटलमेंट्स, हारी, जितनी मेरे को आपसे बात करके अभी तक समझ में आई, यही क्लैंस जो थे, यही कुछ अफगानिस्तान और पर्शिया और उसके आगे आयरलैंड तक जाते हैं, और यहीं से कुछ ईस्टर्न गंगा के तट पे और यमुना के तट पे, जैसे हमने देखा वहां पर पहले सेटलमेंट्स नहीं थे, वो कुछ ईस्टर्न साइड पे जाते हैं इंडोनेशिया तक, और कुछ आयरलैंड तक जाते हैं। अब सबसे पहली हमें एक्सपेंशन देखने को मिलती है इस बैटल के बाद में। मंडल 8 के अंदर अब सिंधु रिवर जो पहले सिर्फ प्रेजेंट थी मंडल 2 to 7 में, अब वहां पे सेटलमेंट्स स्टार्ट होती हैं।
मंडल 8 में सिंधु की रिचुअल्स जो सिंधु रिवर के साथ में किए जा रहे हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम ये जो लड़ाई हुई है ये परुष्णी की बॉर्डर्स पे हुई है हाँ। और यहां से एक्सपेंशन स्टार्ट होती है जो हमें मंडल 7 में देखने को मिलती है। इसका मतलब यह है कि अब एक ऐसा फेज आ गया है कि ऋग्वेदिक सोसाइटी इज एक्सपैंडिंग। नोन रिवर्स अभी भी एग्जिस्ट करती हैं लेकिन सेटलमेंट्स अभी पुरुषनी, विपास, सतूदरी और सरस्वती के आसपास ही थी। अब मंडल 8 में एक रिवर इंट्रोड्यूस होती है, सिंधु। अवेयरनेस थी लेकिन अब सेटलमेंट्स आ रही है। यहां पे काव्य भी एक क्लैन है, जैसे हमने विशिष्ट क्लैन, विश्वामित्र क्लैन की बात की, तो काव्य क्लैन इज द नॉट रियली द फर्स्ट वन बट दे आर डेडिकेटेड। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि सिंधु के रिचुअल्स लिखने की, जो मंडल 8 में ही आते हैं। यही एक्सपेंशन हमें फर्स्ट हाफ ऑफ ऋग्वेदिक मंडल 1 में मिलता है। तो यहाँ पे मेन क्या है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हो रहा है। सेटलमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर है, सोसाइटी अभी भी कैटल ड्रिवन है, लेकिन अब सिंधु तक की एक्सपेंशन आ गई है। और रुद्र के बारे में यहाँ पर भी जिक्र है। रुद्र है तो पूरे वैदिक टेक्स्ट में रुद्र 70 से 80 बार मेंशन्ड है। तो वो रहते हैं, जब भी कोई आपदा आती है तब वो रुद्र को बोलते हैं कि प्लीज इस आपदा को दूर ले जाओ। तो विष्णु का कुछ जिक्र आता है ऋग्वेद में? यस, विष्णु एग्जिस्ट्स, लेकिन जैसे हमने पहले बात की कि ऋग्वेदिक देव जो हैं वो ज्यादातर नेचर के साथ में एसोसिएटेड है। विष्णु को उन्होंने एक सुप्रीम, मतलब मैं सुप्रीम तो उनका कॉस्मिक डेटी हैं, वो इनसे अलग हैं। जैसे रुद्र इनसे अलग हैं, कभी इन्वॉल्व नहीं होते इनकी काउंसिल्स में, कभी इन्वॉल्व नहीं होते इनकी वर्किंग में। सेम विष्णु एग्जिस्ट्स, वो बैकग्राउंड में हैं और वो एक कॉस्मिक डेटी ही हैं। उनको इन्होंने बोला हुआ है त्रिविक्रम। तो यानी कि अभी अगर ऋग्वेदिक वर्ल्ड की बात करी जाए तो उसमें अभी कृष्ण की एंट्री नहीं हुई है, जो इसमें हालांकि उनका यदु जो क्लैन है, यादवों का क्लैन एग्जिस्ट करता है ऋग्वेद में, लेकिन कृष्ण की अभी एंट्री नहीं हुई है। लेकिन उसमें विष्णु का जिक्र ऑलरेडी है। यस, विष्णु एग्जिस्ट्स, लेकिन अभी कृष्ण जी तो बहुत ही पोस्ट वैदिक हैं, तो उनका जिक्र होना भी नहीं चाहिए और वो हमें मिलता भी नहीं है। हाँ, नहीं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महाभारत की डेटिंग जो है वो भी अपने आप में एक एविडेंस है, और महाभारत की डेटिंग को भी कम से कम 3000 से 5000 BC माना जाता है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट। लेकिन उससे पहले अभी यादव वंश में या यदु क्लैन में कृष्ण की एंट्री नहीं हुई है, लेकिन विष्णु के बारे में ऑलरेडी ऋग्वेदिक वर्ल्ड में लिखा हुआ है। यस, और ऋग्वेदिक भी, अथर्ववेद में भी विष्णु जी उसी स्टेटस पे रहते हैं, कॉस्मिक डेटी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर वर्ल्ड। वो सृष्टि के लेवल पे हैं। वो अभी तो सब सिंधु में, आप ये भी देखो, इनको इतनी समझ थी कि हमारी दुनिया ही पूरी दुनिया नहीं है, इसीलिए ये अपने लोकल डेटीज, आप इनको यही मान लो कि इंद्रदेव जो देव हैं वो सब सिंधु रीजन के डेटीज हैं। उनसे परे रुद्र हैं जो विल्डरनेस और बाकी सारी रीजन के हैं, और बाकी विष्णु भी हैं बैकग्राउंड में जो कि पूरे विश्व के हैं। वो उनका विश्व कोई भी हो, लेकिन उनको इतनी सेल्फ अवेयरनेस है कि वी आर नॉट एवरीथिंग। सो यस, विष्णु एग्जिस्ट्स। तो अब ये बैटल ऑफ 10 किंग्स जो है ये खत्म होती है, और इसके बाद जो है चारों दिशाओं में एक्सपेंशन होता है इस पूरे वैदिक संप्रदाय का। अब ये आगे जाकर के किस तरह से बाकी के जो यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद हैं वो किस तरह से जुड़ते हैं इस टाइमलाइन में? एग्जैक्टली। तो अभी तो हमने 2 to 7 की बात की है, अभी हमने 7 मंडल कवर किए हैं। अभी हमारे 3 मंडल और हैं जिनको हमें फोकस में रखना है। 9 मंडल मैंने पहले ही बता दिया है कि वो सोम से रिलेटेड है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 1, 8 and 10 ये 3 मंडल पे अब हम फोकस करेंगे। तो ऋग्वेदिक मंडल 2 to 7 के बाद में जो आता है वो है मंडल 8, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल फेज ऑफ सोसाइटी। यहां पे पेस्टोरल लैंड खत्म होता है, बैटल ऑफ 10 किंग्स के बाद में सेटलमेंट्स स्टार्ट होती हैं। यहां पे आप कह सकते हो कि गांव बसना और टाउन्स निकलने स्टार्ट हो रहे हैं मंडल 8 के आसपास। मंडल 8 और फर्स्ट हाफ ऑफ ऋग्वेदिक मंडल 1 को एक टाइमलाइन के अंदर प्लेस किया जाता है, मतलब सेम क्रोनोलॉजी में डाला जाता है कि ये दोनों चीजें साथ में साथ हो रही थी। और इसके अंदर हमने जैसे इसका रीजन क्या है हरी कि ये दोनों चीजें साथ साथ हो रही थी? इसका क्या प्रमाण मिलता है इन दोनों टेक्स्ट में हमें? फर्स्ट इज यूज ऑफ लैंग्वेज, जो हमने पहले बताया कि लैंग्वेज की एवोल्यूशन जो हम देखते हैं उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। और इसके बाद में अब इंट्रोडक्शन हो रही है सिंधु की। काव्य
जो क्लैन है या फिर जो ऋषिज हैं काव्य के, हम्म वो सिंधु के रिचुअल्स को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं हम्म और वो सिंधु की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो अब सिंधु पे सेटलमेंट हमें ऋग्वेदिक मंडल 8 में देखने को मिल जाती है। यानी कि 2 to 7 में सारा फोकस सरस्वती और उस एरिया के अंदर है। यस, और 8 और 1 के फर्स्ट हाफ में सिंधु के ऊपर अब बात होनी स्टार्ट हो गई है। यस। और जो मंडल 1 है, इट इज नोन एज अ कवर बुक। तो उसके अंदर आपको रिचुअलिस्टिक स्टार्ट्स मिलेंगे कि अग्नि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर वहां पे एक छोटी सी स्टोरी आती है नोमैड से, पैस्टरल से, फिर सेटलमेंट और फार्मिंग। तो वो एक स्टार्टिंग में छोटी सी स्टोरी आती है। और मंडल 8 भी वही स्टोरी बता रहा है। मंडल 8 बस हमें ये बता रहा है कि अब सेटलमेंट्स आ रही हैं। मंडल 1 के स्टार्टिंग हमें थोड़ी सी समराइज कर देती है पूरी 2 to 7 की सिविलाइजेशनल ट्रांजिशन की। पहले नोमैड्स थे, लेकिन जब ऋग्वेदिक वर्ल्ड स्टार्ट हो रहा है तब पैस्टोरल कम्युनिटी है जो इधर उधर मूव कर रहे हैं, लेकिन अभी सेटलमेंट्स हैं, टेम्पररी सेटलमेंट्स हैं। उसके बाद में अब फार्मिंग के साथ साथ प्रॉपर सेटलमेंट्स आ गई हैं। तो ये है ऋग्वेदिक मंडल 8 और मंडल 1 का फर्स्ट हाफ। अब ये जो पूरा कैटल हस्बेंड्री जो आपने बोला कि भाई 2 to 7 में करेंसी ऑफ द वर्ल्ड इज कैटल। यस, कैटल को हम यूज एग्रीकल्चर में कर रहे थे उस समय। एग्रीकल्चर में कर रहे थे, फूड के लिए कर रहे थे। मांसाहार इज नॉट प्रोहिबिटेड इन ऋग्वेद, इट्स प्रीटी कॉमन। खाने के लिए कर रहे थे, गिफ्ट्स के लिए कर रहे थे, और अपने अगर बाय चांस कोई आपदा हो जाए तो हॉर्स सैक्रिफाइस वाज वेरी कॉमन टू प्लीज इंद्र। तो हमें ऐसे सैक्रिफाइसेस देखने को मिलते हैं कैटल को लेके। तो जिसके पास जितनी ज्यादा कैटल है वो अपनी क्लैन को उतना ज्यादा प्रोवाइड कर सकता है। तो और कहीं ना कहीं इस पॉडकास्ट के एंड तक हम ये भी प्रूव कर देंगे कि अगर ऋग्वेद में हॉर्सेस की बात हो रखी है तो ये पूरा जो डिपिक्शन है कि हॉर्सेस इंडिया में नहीं होते थे वो कहीं ना कहीं ऋग्वेद में ही एक तरह से डिबंक हो जाता है। सो ये हाइपोथेसिस आया ही ऋग्वेद से कि हॉर्सेस बाहर से आए हैं। लेकिन हमारे पास में अब तो एविडेंस है। गुजरात के अंदर हमें हॉर्सेस की बोन्स मिली हैं और हॉर्सेस के टीथ मिले हैं, विच इज़ डेटेड टू अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 4300 BC या फिर 3200 BC। तो प्री ड्यूरिंग इंडस वैली के टाइमलाइन में ही हमें वो मिल जाता है। और उसके बाद में सिनौली के अंदर हमें चैरियट मिलता है। तो अगेन, एब्सेंस ऑफ एविडेंस डजंट मीन कि एविडेंस नेवर एग्जिस्टेड। करेक्ट। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जो सबसे पुराना साइट हमें मिलता है वो तो शायद बिराना ही है ना? Yes. बिराना में हमें घर मिलते हैं लोगों के। एब्सोल्युटली, ड्रेनेज सिस्टम मिलता है हमें बिराना में। यानी कि वो परमानेंट सेटलमेंट का एविडेंस है। यस, फर्स्ट परमानेंट सेटलमेंट प्रूफ इन सब सिंधु रीजन ऑफ इंडिया। तो यानी कि अगर मैं इस जो ऋग्वेद के अंदर चीजें लिखी हुई हैं और अथर्ववेद में चीजें लिखी हुई हैं उसके हिसाब से देखूं तो बिराना डेफिनेटली हैज टू कम ईदर पैरेलल टू अथर्ववेद, क्योंकि अथर्ववेद में जब वो सेटलमेंट हो चुकी है तब कैसे जीवन व्यतीत करना है वो समझा रहे हैं, पर वो ऋग्वेद मंडल 2 से 7 वाला टाइम फ्रेम तो नहीं है, उसके बाद का ही टाइम फ्रेम है बिराना। एग्जैक्टली। तो मैं अभी टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस नहीं करूंगा, मैं इस चीज पे फोकस करूंगा कि अगर बिराना को वैदिक टाइमलाइन में एग्जिस्ट करना होता तो वो अथर्ववेद की टाइमलाइन में एग्जिस्ट करती, क्योंकि ये अभी शहर भी नहीं है, ये अभी गांव भी नहीं है, यहाँ पे सेटलमेंट स्टार्ट ही हो रही है अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजी। तो ये बिराना का ड्रेनेज सिस्टम, हाउसेस, सब कुछ। हाँ, ये पूरा यहाँ पर ये किस तरह से बना हुआ था 10,000 साल पहले, ये वो दिखाया हुआ। एग्जैक्टली। एंड इमेजिन अभी सिर्फ 5% साइट एक्सकवेट हुई है, अभी सारी साइट एक्सकवेट नहीं हुई है। और मे बी हम बाद में करें, मे बी दे आर वेटिंग फॉर मोर टेक्नोलॉजी या फिर अप्रूवल्स नहीं आ रहे, जो भी है। बिराना पे अभी एक्सकवेशन कंटिन्यू नहीं हो रही हैं, मेरे पास में कोई रिपोर्ट भी नहीं है कि होगी। राखी गढ़ी में तो डेफिनेटली चल रही है, लेकिन ये सिर्फ 5% एक्सकवेटेड है, जिसमें हमें 7500 की डेट मिलती है। हो सकता है इससे पुरानी डेट मिल जाए। और ये सरस्वती रिवर के बैंक पे है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेटलमेंट स्टार्ट सरस्वती रिवर के बैंक पे हो रही हैं सबसे पहली। और सिंधु ऋग्वेद के अंदर बाद में लिखी गई है। हाँ, सो अब यहाँ से हमें ये एविडेंस मिलता है कि बिराना जो है वो उससे पहले ऋग्वेद लिखे जा चुके थे, मंडल 2 से 7। मतलब हो सकते हैं, अगर हमें ऋग्वेदिक टाइमलाइन को इंडस वैली टाइमलाइन के ऊपर प्लेस करना है तो ऋग्वेद बिराना से पुराने होने चाहिए। ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक चीज मिस कर दी, साइकोलॉजी। हम्म अब जब हम ऋग्वेदिक टेक्स्ट को देखते हैं तो एक साइकोलॉजी है सर्वाइवल की, हम्म और हमने जो भी सोसाइटी की बात करी, हमने कॉन्फ्लिक्ट की बात की, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। जब अथर्ववेद मंडल 1 to 7 में आते हैं, वहां पे सेटलमेंट को लेके एंजाइटी की साइकोलॉजी है कि लोगों के अंदर अपने को लेकर अब क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हम कैसे सरवाइव करें यहाँ पे सेटल होने के बाद में, और उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं वो आ रही हैं। तो हम सर्वाइवल से वेलबींग के टुवर्ड्स जा रहे हैं। यस। हम्म और यहां पे कृष्ण यजुर्वेद हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद से पहले लिखा गया। हम्म कृष्ण यजुर्वेद में आप एक ऐसी सोसाइटी की बात कर रहे हो जो कि अब डेवलप हो चुकी है, सोसाइटी डेवलप हुई है, लेकिन जो उनकी एंजाइटीज हैं वो अब हैं कि हमारा सर्वाइवल तो डन है, हमारे पास में कैटल्स हैं, हमारे पास में एग्रीकल्चर है, अब हम इसके बाद में कैसे अपनी ग्रोथ को डिसाइड करें। अभी भी किंगडम्स की डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन अब एक्सपेंशन की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। और जब हम कृष्ण यजुर्वेद में आते हैं, अब हमें यमुना और गंगा का, यमुना का स्पेसिफिकली थोड़ा सा रेफरेंस ज्यादा देखने को मिलता है। मे बी हमारी यमुना तक सेटलमेंट आ गई है कि नहीं, ये हमें नहीं पता है, क्योंकि इनके जो रिचुअल्स हैं वो बेसिकली ज्योमेट्री से ओरिएंटेड हैं। यहां पे हमें पहली चीज मिलती है कि हवन कुंड कैसे बनाना है, ये हमें कृष्ण यजुर्वेद में मिलता है। ज्योमेट्री स्टार्ट हो रही है। फायर मतलब रिवर से वाटर कैसे आएगा, आर्किटेक्चर की भनाकारी है। तो मतलब अब सेटलमेंट्स जो हैं वो सिटीज की तरफ ग्रो करना परमानेंट और ज्यादा परमानेंट होती जा रही हैं। हाँ जी। तो जैसे अब वही नोमैड से सेटलमेंट्स आई हैं, तो अब बड़े घर बनाने हैं, अब मुझे और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इज स्टार्टिंग इन कृष्ण यजुर्वेद। उसके बाद में जब हम शुक्ल यजुर्वेद तक जाते हैं, तब हमें एक सोसाइटी मिलती है जो हार्मनी में है। वहां पे अब प्रेयर ये नहीं हो रही है कि हमें और कैटल दो, दैट इज टेकन केयर ऑफ। ये प्रेयर नहीं हो रही है कि मेरी क्लैन को प्रोटेक्ट करो, दैट इज टेकन केयर ऑफ। नाउ दे आर लिविंग इन हार्मनी। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल स्टफ। अब यहां पे स्पिरिचुअलिटी आती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और यहां पे रुद्र एंटर करते हैं सिविलाइजेशन में। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट ग्रैंड सिविलाइजेशंस, कि राजा है लेकिन राजा अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए राजा कब इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जब मेरे पास में सब कुछ है। और जब मेरे पास में सब कुछ है, कोई लड़ाई नहीं होगी। लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं शुक्ल यजुर्वेद में, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, पूरी सिविलाइजेशन की बात हो रही है। और यहां पे हमें जिक्र, एक चीज मैं मिस कर गया, ऋग्वेदिक मंडल 10 के अंदर हमें काबुल का जिक्र मिलता है। और ये ही अब रिवर्स जो हैं अफगानिस्तान से लेकर गंगा तक, अब पूरा ऋग्वेदिक वर्ल्ड कंप्लीट हो गया है जिसमें हार्मनी है। अब वो आत्मन की बात कर रहे हैं, अब वो ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, अब उस लेवल तक के रिचुअल्स पहुंच चुके हैं। इंद्र अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, वरुण अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। अब हमारी बेसिकली ये लगा लो कि सिविलाइजेशनल पीक इज शुक्ल यजुर्वेद। जो 3 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, बिराना, सिनौली और मेहरगढ़, यहाँ से मुझे कनेक्ट करके देखना है कि ये किस टाइम फ्रेम के अंदर इस टाइप का सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट देखने को मिलता है, तो वो मैं कैसे देख सकता हूँ? अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जो वेपन्स बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं ताम्र से, और ताम्र और कृष्ण अय्यास। ताम्र मतलब कॉपर, और कृष्ण अय्यास मतलब ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज। तो कॉपर और ब्रॉन्ज दोनों, इट इज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अब बेसिकली मैं व्यूअर्स को ये बोलना चाहता हूं कि आप भारत के इतिहास को देखो, भूल जाओ कॉलोनियल नैरेटिव, भूल जाओ आर्यन इन्वेजन थ्योरी, अपना इतिहास आप समझो कि सबसे पहले सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन आई, उसके बाद में हमारे पास में पेंटेड ग्रेवियर कल्चर आया जो यमुना, गंगा और ईस्टर्न साइड पे आया, उसके बाद में बौद्धिक ग्रंथ आए जो 500 BCE में आए, उसके बाद में मौर्य एम्पायर आई, उसके बाद में फिर शाकाज आए, कुशान्स आए, फिर गुप्ता आए। ये है भारत की हिस्ट्री इन अ नटशेल बिफोर द इस्लामिक इन्वेजन्स। क्या इस हिस्ट्री में आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में, जबकि पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी आती है, क्या आप ऋग्वेद को प्लेस कर सकते हो? द आंसर इज नो। बिल्कुल, क्योंकि पहले हमारे पास में एविडेंस नहीं था जब आर्यन इन्वेजन थ्योरी बनाई जा रही थी। आज हमारे पास में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, कंटिन्यूटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। 2 साइट्स को गूगल करो। पहली है
आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में। एंड इट इज अ प्री हरप्पन साइट दैट गोज टू पेंटेड ग्रेवेयर, मतलब कंटिन्यूटी। इसका क्या डेटिंग है? 3300 BCE टू 1300 BCE। हम्म तो मतलब कि ये मेच्योर हरप्पन फेज से लेकर पेंटेड ग्रेवेयर फेज विच इज आफ्टर द फॉल ऑफ सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू मेन स्ट्रीम मीडिया और मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी, उसके भी बाद में ये हमारी आयरन एज के एज तक जा रही है ये साइट। और जो दूसरी है वो है हुल्लास। दिस कंटिन्यूड फ्रॉम 2000 BCE टू 1000 BCE। ये ब्रॉन्ज एज से आयरन एज के बीच की ट्रांजिशन है और यहाँ पे पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर इन कंटिन्यूटी टू हरप्पन साइट हमें मिलता है। अब हमें इस टाइम तक क्या देखने को मिल रहा है कि ये ईस्टर्न एक्सपेंशन स्टार्ट हो चुकी है। जब हम इंडियन सिविलाइजेशन को अब देखते हैं, पहले तो वैदिक कॉर्पस के अंदर सप्त सिंधु रीजन की बात हो रही है, जो हमने आपको ज्योग्राफी में पूरा समझा दिया। अब मुझे अपने आप खुद आप सोच के बताओ, कौन से पीरियड में यहां पे ऐसी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी? इंडस वैली के बाद में हमारा सारा फोकस ईस्टर्न में, ईस्टर्न साइड शिफ्ट हो जाता है। यहां पे साइट्स हैं बट कॉम्प्लिकेसी ऑफ साइट्स रिड्यूसेस। ठीक है, उसके बाद में क्या इसके बाद में हमें ऐसी ट्रांजिशन जो वैदिक कॉर्पस में लिखी गई है, क्या हमें सब सिंधु रीजन में ये ट्रांजिशन देखने को मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद? द आंसर इज नो। नहीं। जब ईस्टर्न एक्सपेंशन की बात हो रही है शुक्ल यजुर्वेद में, क्या अगर ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व लिखे गए थे तो क्या ये साइट्स एग्जिस्ट करनी चाहिए थी? सो अब ये सब हैरी, ये पूरा जो मैप अब बनता है जो कि काबुल से स्टार्ट होकर के गंगा के तट तक पहुंच जाता है, ये पूरे मैप को अब टाइमलाइन पे कैसे रखेंगे हम? ये तो हमें समझ में आ गया कि कम से कम मंडल 2 और 7, 2 से लेकर 7 तक ऋग्वेद के, वो 7500 BC से पहले का समय है, क्योंकि हमें जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है 7500 BC का, उस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में वो सोसाइटी समझाई गई है जो उसके बाद के मंडलों में और उसके बाद के वेदों में लिखी गई है। यस। तो अब अगर हम बात करें, अब कहानी को रिवर्स करते हैं। अभी हमने ऋग्वेद की पूरी स्टोरी सुन ली। हाँ। अब हम आर्कियोलॉजिकली और हिस्टोरिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्टोरी सुनते हैं। हाँ। और फिर आप मुझे बताना कितना कॉमन है और क्या क्या कॉमन है। सिंधु सरस्वती की कहानी शुरू होती है पैस्टोरस पीपल से, जो एक छोटी छोटी सेटलमेंट्स में रह रहे थे। उसके बाद में वो आके सेटल होते हैं, आज के टाइम में ओल्डेस्ट प्रूफ है भिराना में। भिराना है घाघराहाकर। घाघराहाकर हमने बता दिया सरस्वती रिवर है। और आपको जान के हैरानी होगी दैट मोस्ट ऑफ द साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द ओल्डेस्ट डेटेड साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वो सरस्वती के बैंक पे मिलती हैं, हमें इंडस वैली के बैंक पे नहीं मिलती हैं। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्टार्टिंग है वो सरस्वती रिवर के बैंक्स पे है। एग्जैक्टली। तो इंडस वैली नाम चलो आज के टाइम में एक्सेप्टेड है, आई हैव नो प्रॉब्लम, आप उसको इंडस वैली बोलो, लेकिन सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन इज अ बेटर नेम, या फिर सिर्फ सरस्वती सिविलाइजेशन। अब आप इसको देख के बस एक चीज समझो कि सिंधु रिवर के आसपास कितनी है। सिंधु रिवर इज द टॉप मोस्ट, झेलम से भी ऊपर जो है, और उसके साउथ में कितनी है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, द ओल्डेस्ट साइट ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर डेट्स बैक टू 3600 BC। ये सारी लेट साइट्स हैं। अर्ली साइट्स कुनाल, बनावली, राखीगढ़ी, भिराना, ये सारी सरस्वती साइट्स हैं जो इनसे 1500 2000 साल पुरानी है, और भिराना तो इससे 4000 साल पुरानी साइट है। तो यानी ये इस मैप में अगर देखें तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें इंडस रिवर के आसपास के जो साइट्स दिख रहे हैं, ये सारे 4 से 5000 साल बाद आए हैं उन साइट से जो कि सरस्वती के आसपास वाली लोकेशन पे हमें मिलती है, जो वो डॉटेड लाइन बनी हुई है। यानी कि कालीबंगन हो गया, कुनाल हो गया, बिराना हो गया, सिसवाल, बानावली, ये सारे प्रीडेट करते हैं हड़प्पा को और इंडस रिवर के रीजन को। एग्जैक्टली। और क्या ये प्रीडेट करते हैं जो इस तरफ हमें राइट हैंड साइड पे दादुपुर, इमलित, यस इसको भी। तो यानी जो हम ऋग्वेद के अंदर अभी तक
ये देख रहे थे कि सरस्वती रिवर के आसपास जो है मंडल 2 to 7 का सिविलाइजेशन, जहाँ बैटल ऑफ 10 किंग्स होती है, वो पूरा जो रीजन हमें समझ में आ रहा है वो सारा ये सरस्वती के आसपास के साइट्स, पुराने साइट्स हैं। और जब आपने बैटल ऑफ 10 किंग्स के बाद जब एक्सपेंशन होता है, तो वो एक्सपेंशन के बाद ये मेहरगढ़ और ये बाकी के जो साइट्स हैं वो आते हैं। और ईस्टर्न साइड पे ये दादूपुर, मल्हार, कोलदीवा, ये सब भी बाद में आते हैं। Exactly. So, earliest sites are on the bank of the so-called mythological river Saraswati, which never existed for some people. बट वो इसरो पे हमने प्रूव कर दिया कि इसरो Exactly. ने स्टडी गागरा हाकर ही सरस्वती है, क्योंकि जो सरस्वती के बारे में बताया गया है वो गागरा हाकर के जियोलॉजिकल और पैलियो चैनल स्टडीज के साथ में 100% मैच करता है। अब मैंने इसीलिए वैदिक कहानी पहले बताई और सिंधु सरस्वती की कहानी बाद में बता रहा हूं। आपने एक चीज नोटिस की, इन सारी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में जो सिंधु की डेट्स हैं वो सारी 3000 बीसी के आसपास हैं। सबने नोटिस किया होगा ये। और अगर आपको याद हो, हमने जब सरस्वती के पैलियो चैनल की स्टडी देखी थी, सरस्वती कब डिसअपेयर हुई? 3000 BC। एग्जैक्टली, दैट वाज द रीजन फॉर द फर्स्ट माइग्रेशन। अब ऐसा नहीं है कि सरस्वती बिल्कुल 3000 बीसी के बाद में गायब होगी। इट इज नो लॉन्गर अ ग्लेशियल फेड रिवर, नाउ इट इज अ रेन फेड रिवर। यानी कि पानी जो है वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर नहीं है वहां पर, बारिशों में पानी आता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है जो हमने तब नहीं दिखाई, जो अब दिखाते हैं, भिराना साइट कब खत्म हुई? अराउंड 2600 बीसी। जब मैच्योर फेज स्टार्ट हो रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तब भिराना को छोड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? रिवर जा चुकी है, अब उनके पास में साधन नहीं है क्योंकि वो तो रिवर के बैंक पे रह रहे थे। अब वो ईस्टवर्ड्स जा रहे हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी लेके वहां जा रहे हैं। अब हमें एक्सपेंशन ऑफ द सेम सिस्टम जो भिराना के अंदर उन्होंने सिस्टम बनाया था, जो हमने कॉपर की बात की, जो हमने लैपिस लिजुली की बात की, जो हमने कार्लिनियन बीड्स की बात की, जो ड्रेनेज सिस्टम की बात की, अब वो सारा इंडस में आना स्टार्ट हो गया। यानी वो अपने नो हाउ और नॉलेज को लेकर के मूव करते हैं इंडस रिवर की टूर। एग्जैक्टली। तो इस मैप से हर ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि जो अर्ली सेटलमेंट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो कहीं ना कहीं सरस्वती के आसपास हमें मिलते हैं, और इंडस रिवर के आसपास जो हैं वो लेटर। एग्जैक्टली, जो बेसिकली 3600 से 3300 बीसीई में आने स्टार्ट हुए। हाँ, लेकिन अगर आप नोटिस करो तो हमने मंडल 8 में देखा कि सिंधु के साइड पे सेटलमेंट्स आनी स्टार्ट हो गई हैं ऋग्वेदिक मंडल 8 में। उससे पहले सेटलमेंट्स जो हैं वो अपनी सतलुज, ब्यास, रावी और सरस्वती के आसपास थी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि अभी सेटलमेंट्स आई हैं, सिविलाइजेशन नहीं आई है। और भिराना की डेट मेहरगढ़ से 500 साल पुरानी है। और भिराना के टाइम पे हमें इतना पता है कि भिराना, अगर हम वैदिक कॉर्पस के साथ में उसको कंपेयर करें, it should be around the later Vedas, ऋग्वेदास, which are मंडल 8। और मेहरगढ़ भी तभी आ रही है जब सिंधु साइड की बात होनी स्टार्ट हो रही है। अगर आप मेहरगढ़ को देखो, ये थोड़ी सी नॉर्थ है सिंधु सिविलाइजेशन के, बस मतलब सिंधु रिवर के आसपास। बिल्कुल। these two were the western most and eastern most anchors कि यहाँ पे आपको सेटलमेंट मिल रही है। इसीलिए मेहरगढ़ को हमेशा प्री इंडस साइट बोला जाता है। इसको सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं मानते हैं अभी, लेकिन भिराना के अंदर डाउट नहीं है कि वो सिंधु सरस्वती का पार्ट थी, क्योंकि भिराना इज नाउ, यू कैन से कि ये सबसे पहली सेटलमेंट है जहां पे हमें इंडस वैली के आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। और आपको याद होगा कि हमने डांसिंग गर्ल की बात की थी। बिल्कुल, वो भी हमें भिराना में मिलती है। लगाना भिराना डांसिंग गर्ल। ये भिराना डांसिंग गर्ल हमें 7500 बीसीई की ही लेयर में मिली है। और ये डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो के अंदर हमें 2000 बीसी में मिलती है, और भिराना 2600 बीसी के अंदर खत्म हो गई थी। इज इट पॉसिबल कि भिराना के लोग उठ के वहां गए थे? बिल्कुल। एक बार देखें मोहनजोदारो डांसिंग गर्ल और क्या सिमिलैरिटी। तो इनको साइड बाय साइड रखकर अगर देखें हम, तो बिल्कुल सेम पोस्चर, बेसिकली सेम पोस्चर। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो इसके भी गले में नेकलेस है, उसके भी गले में नेकलेस है। और एक हाथ
बिल्कुल वैसा ही है, और दूसरा हाथ भी स्ट्रेट है। इस सिविलाइजेशन में इस डांसिंग गर्ल का सिग्निफिकेंस क्या था कि ये 6000 साल बाद भी डिपिक्ट करी जा रही है? यही तो एक अभी एनिग्मा है, और यही है जो हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये उनके लिए। हम्म क्या ये फर्टिलिटी का सिंबल है? क्या ये फेमिनिन सिंबल है? क्या ये वहाँ की गर्ल्स और लेडीज को दर्शाता है? और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एक फीमेल सोसाइटी या फिर हाउ द फीमेल्स यूज टू लिव इन दैट पीरियड उसकी डिपिक्शन है, क्योंकि अगर वो होती तो ज्वेलरी में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था। बाकी ज्वेलरी तो ठीक है, आप बाकी सारे कंगन देख रहे हो वो कॉमन है, हम्म लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो दोनों के अंदर सर्वाइव करती है। जो इनके एल्बो के ऊपर का ब्रेसलेट है वो दोनों हम्म उसमें है। तो मतलब कि कुछ तो इंपॉर्टेंस थी इस सेम फिगरिंग की, जबकि उन्होंने इतनी माइन्यूट डिटेल भी प्रिजर्व की ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और एक और इसमें बहुत, अगर हम फीमेल इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं इस सिविलाइजेशन में, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि हिंदू सोसाइटी या सनातनी जो सिविलाइजेशन था वो पेट्रियार्कल था, लेकिन सिनौली में हमें एक फीमेल वॉरियर्स। फीमेल वॉरियर का एविडेंस मिलता है। सो विच शोज दैट, अगर मैं उसको ये डांसिंग गर्ल वाले इमेज से जोड़ करके देखूं, तो विमेन का जो स्टेटस था वो बहुत ही अपलिफ्टेड था उस समय हमारी सिविलाइजेशन में। एग्जैक्टली और हमने एक चीज इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं की, ऋग्वेद के अंदर फीमेल पोएट्स भी हैं। हम्म Females are also giving their shlokas and their contribution to the corpus. So they were not sidelined from the society. हम्म They were actively part of the yagnas. यज्ञ के अंदर भी जो आपको फीमेल्स हैं वो मिलती हैं। ये सिनौली में ये फीमेल वॉरियर है, ये कैसे पता चलता है? तो हमें दो तरह की शील्ड्स मिली हैं, तो यहाँ पे मेल शील्ड और फीमेल शील्ड भी अलग बनाई जाती थी। तो मतलब फीमेल वॉरियर ये कोई अनॉमली नहीं है कि एक मिल गई है। इनकी शील्ड बनाने का तरीका, डेकोरेशंस का तरीका अलग है। जो राइट वाली शील्ड है वो फीमेल है, जो लेफ्ट वाली शील्ड है वो मेल द्वारा यूज की जा रही है। और सिनौली की डेटिंग क्या आती है? 2000 BC अभी आ रही है, 2000 to 2100 BC। हम्म तो मतलब कि ये मेच्योर हड़प्पन फेज और डिक्लाइन के बीच का ट्रांजिशन है। लेकिन सिनौली को आप एक सेटलमेंट सोचते हो, ये सेटलमेंट नहीं है, ये कब्रिस्तान है। और जो सिनौली है वो भी 5% एक्सकवेटेड है। 3 कब्रें मिली हैं, तीनों के अंदर हमें चैरियट्स मिले हैं, तीनों के अंदर हमें स्वॉर्ड्स मिली हैं, तीनों के अंदर हमें शील्ड्स मिली हैं, तीनों के अंदर हमें पॉटरी मिली है, तीनों के अंदर हमें ग्रेन्स मिले हैं। तो अगर आप ये कह रहे हो कि सिनौली जो है वो एक बरियल साइट है, यानी कि वो सेटलमेंट नहीं है, यस ग्रेवयार्ड है, यस, और उधर हमें जो 3 बॉडीज मिली वॉरियर्स की, जिसमें से फीमेल बॉडी भी और मेल बॉडी भी है, उधर उसके साथ हमें चैरियट्स मिलते हैं, ग्रेन्स मिलते हैं, उसके साथ हमें ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। तो क्या हमारे बरियल ट्रेडिशन के अंदर इजिप्शियन ममीफिकेशन की तरह इस तरह की चीजें साथ में रखना या बरी कर देना, ये एक ट्रेडिशन था क्या हमारे कल्चर में? सो ममिफिकेशन नो, burial tradition with ornaments and possessions yes। लेकिन यहां पे बहुत स्पेसिफिक चीज आती है, क्षत्रिय। ये हमें क्षत्रियों का नेक्रोपोलिस मिला है। और नेक्रोपोलिस मैं समझा देता हूं, नेक्रोपोलिस इज बेसिकली अ ट्रेडिशनल या फिर इसको बोलो कि रिचुअलिस्टिक बेरियल साइट, जो मेनली वॉरियर्स के लिए या इंपॉर्टेंट पीपल के लिए यूज होती है, उसको नेक्रोपोलिस बोलते हैं। और 5% एक्सकवेटेड है, 3 ग्रेव्स यहां से निकल के आई हैं, हमें साथ में बेरियल मिलते हैं। ऋग्वेद के अंदर भी क्षत्रियों को दबाया जाता है, दफनाया जाता है। दफनाया जाता है। तो क्षत्रिय और जिनको समाधि मिली है, जो बच्चे हैं या फिर जो बहुत ही अननेचुरल डेथ का शिकार हुए हैं, उनको ऋग्वेद कॉर्पस में हम बैरी करते हैं। हरी, जितनी हमने बात करी उस हिसाब से एक चीज मेरे को जो समझ में आती है कि सरस्वती रिवर यंगर ड्रायस पीरियड जिसको हम बोलते हैं, जो अराउंड 12,000 साल पहले डेट करा जाता है, जो ग्लोबल फ्लड्स आए थे, वो ग्लोबल फ्लड से पहले सरस्वती रिवर होती थी। ये जितना हमने डेटिंग और वो 28,000 BC और 30,000 BC की बात करी, यानी सरस्वती
यंगर ड्रायस पीरियड से काफी पहले एग्जिस्ट करती थी और उसके बाद भी एग्जिस्ट करती थी. यस, बट देर इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. अगर आप यंगर ड्रायस का इम्पैक्ट देखो, उसके पीछे की थियोलॉजी देखो और हाइपोथेसिस देखो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज द लीस्ट इम्पैक्टेड कॉन्टिनेंट. करेक्ट. एंड देयरफॉर सरस्वती फाइंड्स सर्वाइवल बिफोर एंड आफ्टर यंगर ड्रायस पीरियड. एक और ग्लोबल ड्रॉट की बात करी जाती है, जो आज से 4 या 5 हजार साल पहले आया था, जब पूरी दुनिया की सारी नदियां तकरीबन सूख गई थी. यस, 4.2 के वो उसका इस सिविलाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट दिखता है? और पहली बात तो ये कि 4.2 के क्या वो इंडिया को इम्पैक्ट करा था वो ग्लोबल ड्रॉट, और अगर करा था तो इस सिविलाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट दिखता है उसका? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. जो 4.2 के ग्लोबल ड्राउट की हम बात करते हैं, इट इज़ ऑलवेज मोस्टली इन फोकस ऑफ 3 सिविलाइजेशंस. इजिप्शियन, सुमेर, एक्चुअली सुमेर नहीं, उस टाइम पे मेसोपोटामिया आ गया था. इजिप्शियन, मेसोपोटामिया एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन. उसका इम्पैक्ट ड्रास्टिक था, क्योंकि यहाँ पे जब तो पहले मैं सबको समझा दूं कि ये कोई एक साल में या इमीडिएट इवेंट नहीं था. ये 600 साल की साइकिल है. ये शुरू होती है लगभग 2400 BC, यानी कि आज से 4400 साल पहले, और ये खत्म होती है लगभग अराउंड 1800 BC. तो मतलब 600 साल का पूरा एक कार्यकाल था जिसके अंदर रिवर्स के ऊपर बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट आया. पूरे तीनों सिविलाइजेशन का मॉनसून इससे इम्पैक्ट हुआ था. एविडेंस इजिप्ट में है, नाइल का सूखना. एविडेंस मेसोपोटामिया है, यूफ्रेट्स और टिग्रिस का सूखना. इंडिया में इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा था कंपेयर टू द रेस्ट 2 सिविलाइजेशंस, क्योंकि हमारी सरस्वती गई, उसके साथ में जो हमने बात की थी दृश्यद्वती वो गई, हमारी अपाया गई, चत्तौंग गई, सतलुज का फ्लो रिड्यूस हो गया, रावी का फ्लो रिड्यूस हो गया, इंडस का फ्लो रिड्यूस हो गया. गंगा वॉज नॉट इम्पैक्टेड. यमुना का भी फ्लो रिड्यूस हुआ बट गंगा वॉज नॉट इम्पैक्टेड. लेकिन हमारी सब सिंधु की जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, बाकी सरस्वती और उसकी ईस्ट की, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा. क्यों पड़ा? क्योंकि पहले तो सरस्वती वॉज ऑलरेडी नो लॉन्गर अ ग्लेशियल फेड रिवर. अब वो सीजनल रिवर हो गई थी, बारिश होनी बंद हुई तो सरस्वती अब यहाँ पे थोड़ी सी मूव करनी स्टार्ट की. सतलुज के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ? उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुई, मतलब बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिले हमें यहाँ पे, जिसके बाद में सतलुज ने अपना पाथ थोड़ा सा रियलाइन किया और उसका भी पानी कम हुआ. इंडस वैली पे भी इसका फर्क पड़ा. ये है जहां पे हमें डिस्पर्जन दिखती है फ्रॉम द सब सिंधु रीजन टू ईस्ट, जो हमारा हो गया गंगा साइड, वेस्ट जो हो गया स्वात, और साउथ. ये ऋग्वेद में नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये पुरानी कहानी है. अगस्त्य ऋषि ऋग्वेद के ऋषि माने जाते हैं. उन्होंने मंडल 10, मंडल 8 और मंडल 1 तीनों के अंदर उनका जिक्र किया जाता है. अगस्त्य ऋषि को काफी बोल्ड ऋषि माना जाता है, क्योंकि वो पहले ऐसे ऋषि हैं जो इंद्रदेव को सीधा चैलेंज करते हैं. और वो चैलेंज कब करते हैं? जब सरस्वती सूख रही होती है. कहते हैं कि तुम अपने आप को कौन सा देवता मानते हो जो तुम अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकते. यहां पे ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, जो हमें लेके जाती है पुराणास में. पुराण में लिखा गया है कि अगस्त्य ऋषि को बोला जाता है बाकी 7 सेजेस के द्वारा कि जो सब सिंधु रीजन है इसका भार बहुत ज्यादा बढ़ गया है. धरती का कांटा इस साइड झुक रहा है. तुम साउथ में हमारी क्लैंस को लेके जाओ ताकि धरती बैलेंस हो पाए. अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आपको ये समझना होगा कि जो पुराण में कहानियां बताई जाती हैं, दे आर टू एक्सप्लेन. आप उनको माइथोलॉजी कह के डिसमिस नहीं कर सकते. यू नीड टू अंडरस्टैंड India has a history of poetic recitation to preserve memory. Storification of events. Yes. सब सिंधु रीजन का भार बढ़ रहा है, मतलब कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है एंड रिसोर्सेस स्कार्स हैं. गो टुवर्ड साउथ. उनको साउथ की नॉलेज है. आप यहाँ से लोगों को साउथ की तरफ जाओ सो दैट द बैलेंस बिकम्स फाइन. मतलब कि साउथ में रिसोर्सेज हैं, आप जाके उनका करो. अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगस्त्य ऋषि वेदिक कॉर्पस में मिलते हैं, और संगम लिटरेचर में अगस्त्य ऋषि इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऋषि ऑफ तमिल सिविलाइजेशन. उनको कहीं कहीं, ये मैं स्टेटमेंट एज अ फैक्ट नहीं बोल रहा हूं, बट दिस इज अज्यूम्ड, ही इज नोन एज द फादर ऑफ तमिल लिटरेचर. बट ये स्टोरी बतानी जरूरी है, क्योंकि ये स्टोरी कब हो रही है? जब वेदिक कॉर्पसेस
फाइन, तो सिविलाइजेशन, ड्राविडियन थ्योरी बेसिकली जो है वो यस। हाँ हम्म तो ये पुराना में भी कहानी मिलती है। अगस्त्य ऋषि की इंपॉर्टेंस हमें ऋग्वेद में भी पता है, और हमें ये भी पता है कि वो इंद्र के साथ में डायलॉग कर रहे हैं, इंद्र को चैलेंज कर रहे हैं। तो अब देवताओं को चैलेंज करना भी स्टार्ट हो गया है। बेसिकली आप जब नेचर को वर्शिप कर रहे हो, व्हेन नेचर इज गोइंग अगेंस्ट यू एंड योर यज्ञ आर फेलिंग, दैट्स व्हेन यू थिंक क्या ये सही में देव है। हम्म और ये फिर हमें बाद में विष्णु पुराण में देखने को मिलता है, कृष्ण जी वाले उसमें, कैसे इंद्र को देव की उपाधि से हटा के अब हायर कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। विष्णु जी भी आएंगे जब उपनिषद में जाएंगे, और आगे जब धर्मशास्त्र में जाएंगे, फिर अब रुद्र से शिवा उपनिषद के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो ये एक मेमोरी है हमारी जो जियोलॉजिकली मैच कर रही है। आप अपने देवों को तभी क्वेश्चन करते हो जब तुम्हारा देव तुम्हारी आपदा में तुम्हें ना बचा सके। एंड दैट्स व्हाट 4.2K ड्राउट टेल्स द स्टोरी अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन को आप वेदा से अलग कर ही नहीं सकते, नहीं तो वेद मिथ्य हो जाएंगे। इसीलिए वेद मिथ्य हैं क्योंकि कोई भी वैदिक सिविलाइजेशन को सोसाइटी की नॉलेज और सोसाइटी की मेमोरी और साइकोलॉजी से स्टडी नहीं करता है। एक और मैं आपको यहां पे पॉइंट बताना चाहूंगा कि जब हमने काबुल की बात की थी, अगर आपको याद हो, भिराना में हमने लैपिस लुजूली और कार्लिलियन बीड्स की बात की थी। ये जो आपको ब्लू कलर के स्टोन्स दिख रहे हैं, ये अफगानिस्तान से आता था। और ये बिराना में मिला है 6000 BC के डेटिंग में। 6000 BC यानी आज से 8000 साल पहले बिराना के साइट पे ये नेकलेस मिला है। और ये जो ब्लू स्टोन है इसमें, इनको लैपिस लजुली बोलते हैं। लैपिस लजुली, ये सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान में मिलते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, कौन से मंडल में अफगानिस्तान का जिक्र है? मंडल 10। करेक्ट। मंडल 10 कम्स आफ्टर सेटलमेंट। यस। 6000 BC अनदर एंकर की ऋग्वेद की जब नॉलेज अफगानिस्तान तक पहुंच रही है, उसके बाद में ही तो हम ट्रेड करेंगे। और हम ट्रेड कर रहे हैं। तो यानी कि दिस एस्टैब्लिशेस कि 6000 BC तक मंडल 10 लिखा जा चुका था। एब्सोल्युटली नॉन क्वेश्चनेबल। व्हाई? सरस्वती अभी भी इज अ रोरिंग रिवर, मदर ऑफ फ्लड्स, अभी तक भी। इसके बाद में अब हम कृष्ण यजुर्वेद की थोड़ी सी बात करते हैं। हमने पहले डिस्कस किया था कि वहां की जो सोसाइटी है, इट इज फॉर्मिंग बट इट इज नॉट इन हार्मनी। मतलब वो एस्टैब्लिश हो गए हैं, किंग का रोल रिड्यूस हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी हो रही है, लेकिन एक जो इंडस वैली का मैच्योर फेज है जहां पे किसी चीज की कमी नहीं है, वो फेज नहीं आया। वो कृष्ण यजुर्वेद में हमें बिल्कुल प्री हरप्पन फेज डिस्क्राइब मिलता है। प्री हरप्पन फेज से हम ज्योमेट्री को जोड़ते हैं, ड्रेनेज सिस्टम को जोड़ते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 90 डिग्री ऑफ रोड्स को जोड़ते हैं, और ज्योमेट्री स्टार्ट कृष्ण यजुर्वेद में होती है। शुक्ल यजुर्वेद में जाके ज्योमेट्री मैच्योर हो जाती है। लेकिन एक चीज फॉर श्योर है, यजुर्वेद की ज्योमेट्री एस्टैब्लिश्ड है। उसके अंदर हम स्पेसिफिक डायमेंशंस दे रहे हैं कि यज्ञ स्क्वायर बन सकता है, फोर माउथ बन सकता है, सर्कुलर बन सकता है, और वो सारे यज्ञ हमें इंडस वैली में जो फायर ऑल्टर्स मिलते हैं, उन्हीं का डिस्क्रिप्शन बिल्कुल वेदास में यज्ञ कैसे बनाना है वो दिया हुआ है, जो यजुर्वेद के अंदर मेंशन्ड है। और अभी हम शुक्ल यजुर्वेद पे थे। शुक्ल यजुर्वेद टॉक्स अबाउट मेच्योरिटी, हार्मनी, जो कंप्लीटली अलाइन करती है हमारे मेच्योर हरप्पन फेज पे। यहां पे रुद्र बिकम्स पार्ट ऑफ दी सेटलमेंट्स। अब रुद्र की पूजा हो रही है। रुद्रम, श्री रुद्रम कृष्ण यजुर्वेद में लिखा गया है, आई थिंक तैत्तिरीय संहिता में लिखा गया है। तो रुद्र के लिए हमें एक डेडिकेटेड श्री रुद्रम मिलता है, जो रुद्र की आराधना के लिए यूज होता है। लेकिन हमें इंद्र के लिए कोई डेडिकेटेड अलग से यजुर्वेद में नहीं मिलता, ना वरुण के लिए मिलता है, मित्र के लिए मिलता है। रुद्र को अब बाहर से उठा के, विच मीन्स विल्डरनेस से उठा के, अब घर का पार्ट बनाया जा रहा है। आर्कियोलॉजिकल प्रूफ पशुपति सील, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ शिवलिंगम। यस। और अब एक ऐसी स्प्लिट की बात करूंगा जो शायद किसी ने नोटिस नहीं किया है, बिकॉज मेरे सामने तो किसी ने नोटिस नहीं किया है। हमने अग्नि से रिलेटेड रिचुअल्स की बहुत ज्यादा बात की है, राइट? बिल्कुल। एक दूसरा सेक्ट था, अगर आपको याद होगा, हमने काव्य
क्लैन की बात की थी हम्म, जो सिंधु के आसपास गई थी, वो वरुणा वर्शिपर्स थे। वरुणा इज वाटर एंड कॉस्मिक ऑर्डर रत, हमने ये बात की है। बिल्कुल। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो इंडस के पास में हमें साइट्स मिली हैं जो 3300 बीसी के बाद में मिली हैं, हमें किसी में फायर ऑल्टर्स नहीं मिलते। हम्म, हमें वहां पे क्या मिलते हैं? वाटर टैंक्स। और वैदिक कॉर्पस में हम जब दिशा की बात करते हैं, हमने हर दिशा हर देव को दी हुई है। नॉर्थ इज फॉर इंद्र, साउथ इज फॉर यम, ईस्ट इज फॉर अग्नि, वेस्ट इज फॉर वरुण। अब सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की बात करें, अग्नि सरस्वती के पास में रहेगी, विच इज द ईस्टर्न मोस्ट। हमें जो फायर ऑल्टर्स मिलते हैं, भिराना में मिलते हैं, कुनाल में मिलते हैं, बनावली में मिलते हैं, कालीबंगन में मिलते हैं, लोथल में मिलते हैं, ये सारा ईस्टर्न फ्रंट है। हम्म, जो हमें वाटर स्टोरेज टैंक्स मिलते हैं और जो हमें द ग्रेट बाथ मिलता है ऑफ मोहनजोदारो, ये सारे वेस्ट में मिलते हैं। मोहनजोदारो में मिलते हैं, डोलावीरा में मिलते हैं, और ये जितनी भी वेस्टर्न साइट्स हैं। वेस्ट इज फॉर वरुणा। काव्य जो क्लैन है वो वरुण के सबसे बड़े वर्शिपर्स थे। हम्म, वो कॉस्मिक ऑर्डर में बहुत बिलीव करते हैं। भृगु क्लैन, भृगु बहुत बड़ी क्लैन है, उनके सब क्लैन्स भी बहुत हैं, जैसे ग्रथ समदर इज पार्ट ऑफ भृगु क्लैन, लेकिन भृगु ओवरऑल बहुत बड़ी क्लैन थी। वो वरुण को भी वर्शिप करती है जो उनके वेस्टवर्ड्स आते हैं। ये बौद्धियाना सौत्र सूत्र में लिखा हुआ है। और उनकी ईस्टवर्ड क्लैन है, अंगिरस क्लैन बोलते हैं उनको, वो सरस्वती और गंगा प्लेन्स में रह रही है बौद्धियाना सौत्र सूत्र में। सो हमें अब एक क्लियर क्लासिफिकेशन देखने को मिलती है कि जो हमें रिचुअल्स मिलते हैं अग्नि से रिलेटेड, वो सिर्फ और सिर्फ सरस्वती बैंक में है। जो हमें वाटर रिलेटेड रिचुअल्स मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडस बैंक में है। हाउ कैन यू सेपरेट वैदिक कॉर्पस फ्रॉम इंडस नाउ? करेक्ट। उसके बाद में जब 4.2 के इवेंट आता है, बौद्धियाना सौत्र सूत्र के अंदर मूवमेंट ऑफ क्लैंस की बात हुई है। बेसिकली वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो ईरान में गए, वो पर्शिया में गए, या फिर वो और आगे गए। वो बस ये बोलते हैं वेस्टर्न मोस्ट फ्रंट। वेस्टर्न मोस्ट फ्रंट पे जो क्लैन सबसे पहले गई थी वो थी भृगु। उसके बाद में असुर। सो वरुण इज एन असुर, मित्र इज एन असुर। असुर और देव इस टाइम पे अलग नहीं है। असुर बस वो हैं जो सोम का सेवन नहीं करते, बट दे आर ऑल्सो इन द सेम कैटेगरी एज देवस। वरुण इज एन असुर। हमने देख लिया कि वरुण के वर्शिपर सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के आगे हैं। पर्शिया, उनका ग्रंथ है एवेस्ट। एवेस्ट का भगवान है अहूर माजदा। अहूर मीन्स लॉर्ड, माजदा मीन्स ऑफ विजडम, वाइज लॉर्ड और लॉर्ड ऑफ विजडम। वरुण इज असुर, वहां से अहुर आ गया। वरुण इज कॉस्मिक ऑर्डर का प्रोटेक्टर रत, वाइज आ गया। और हमें पर्शिया के अंदर फायर और वाटर रिचुअल्स दोनों मिलते हैं। दैट मीन्स मे बी भृगु क्लैन, मे बी काव्य क्लैन, बट वो जो कनेक्शन रिवर्स में करते हैं, ये कनेक्शन तो है, बस यही है कि जैसे आर्यन इन्वेजन थियरी है बिकॉज ऑफ द कनेक्शन, बट आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है आउट ऑफ इंडिया माइग्रेशन का। तो हमारे पास में अब एक प्रूफ आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डिसअपेयर नहीं हुई, वो माइग्रेट हुई है। करेक्ट। कहां गई? पहले गई स्वात। स्वात की बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि स्वात अफगानिस्तान के अंदर एक सिविलाइजेशन है जिसको बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि इट इज द वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट दे फियर टू टॉक अबाउट इट। पॉटरी स्वात की इंडस पॉटरी है, सील स्वात की इंडस सील्स हैं, ज्योमेट्री सिस्टम इंडस का है, ड्रेनेज सिस्टम इंडस का है, कंस्ट्रक्शन इंडस की है, लेकिन सिविलाइजेशन अफगानिस्तान की है तो उसको स्वात दे दिया स्वात रीजन में। स्वात रीजन इज मेंशन्ड इन ऋग्वेद। ऋग्वेद मंडल 10 में स्वात रिवर की बात हो रही है, स्वात की सेटलमेंट्स की बात हो रही है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि स्वात हम हैं, वो बस ये कह रहे हैं कि वहां पे भी है। सो बेसिकली ये जो इंडस सील्स हैं, हाँ। ये ही स्वात में मिली हैं। तो इसलिए कोई यूनिक सील हमें देखने को नहीं मिलेगी। सो इंडस सील्स आर फाउंड इन स्वात। इंडस पॉटरी कल्चर इज फाउंड इन स्वात। इंडस ग्रिड स्ट्रक्चर इज फाउंड इन स्वात। सो अब तो जेमिनी और ऋग्वेदा में भी स्वात की बात हो रही है, विच मीन्स कि वेस्टर्न फ्रंट पे अफगानिस्तान तक ये एक जॉइंट सिविलाइजेशन ही है। और जो हमारे कल्चरल मेमोरी में भी अखंड भारत की जब बात होती है तो वो अफगानिस्तान से ही स्टार्ट होता है, ऐसा माना जाता है। और स्वात को गंधार बोलते हैं।
गंधार बोलते हैं तो जो महाभारत में आकर के Exactly. जुड़ जाता है। तो इट वाज पार्ट ऑफ द वैदिक कॉर्पस। हाँ, सेटलमेंट वैदिक थी कि नहीं थी, ओपन टू हाँ। डिबेट, क्योंकि ऋग्वेदा ने नहीं बोला कि सेटलमेंट है, लेकिन भिराना वाज ट्रेडिंग विद अफगानिस्तान और लैपिस लिजुली वहीं से आ रहा है। बिल्कुल। और ऋग्वेदिक मंडल 10 में भी अफगानिस्तान की बात हो रही है, और बिल्कुल तभी हो रही है जब होनी चाहिए। और वो 8000 साल पहले ट्रेड स्टार्ट हो चुका है। यस, ट्रेड तो है ही, और ट्रेड ऐसा है, ऋग्वेद के अंदर बोट्स की बात हो रही है, सी ट्रेडिंग, सॉरी रिवर ट्रेडिंग की बात हो रही है, सी ट्रेडिंग मिसिंग है। हाँ, तो ये भी मैं एक चीज एक्सेप्ट करूंगा कि हमें ऋग्वेद के अंदर शिप्स का वर्णन नहीं मिलता। लोथल और ढोलावीरा दो ऐसे पोर्ट्स हैं जो हमें इंडस वैली में मिलते हैं, तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च की कि क्यों नहीं मिलता। अब अगर यजुर्वेद के टाइम पे हड़प्पन मैच्योर फेज था, यजुर्वेद तो डेडिकेटेड ही हवन कुंड कैसे बनाने हैं, आराधना कैसे करनी है, प्रॉपर रिचुअल्स हैं जिसके अंदर सोसाइटी बिल्कुल ही एक बैलेंस में चल रही है। इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन इट इफ इट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द सेम टाइम। तो इसीलिए हमें शिप्स का मेंशन नहीं मिलता। इसलिए शिप्स जो हैं वो मेनली ढोलावीरा और लोथल पे ही एग्जिस्ट करते हैं। बाकी जगह पे बोट्स, हाँ, बोट्स ट्रेड के लिए भी मेंशन्ड हैं ऋग्वेद के अंदर। नाव बनाने का भी है। तो यानी बोट्स मेंशन्ड है, शिप्स मेंशन्ड नहीं है, Yes. व्हिच मींस कि रिवर ट्रेड जो है वो पानी के रास्ते ट्रेड हो रहा है, बट सी में नहीं, रिवर में। यस, सी की, लेकिन हमें नॉलेज है, हाँ, हमें पता है समुद्र है, हमें पता है समुद्र अनंत है, तो हमारे पास में नॉलेज है, बट हम अभी उसको यूज नहीं कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए। और ये जो ऋग्वेदिक कॉर्पस है, अब अगर हम सारे डॉट्स को ज्वाइन करें, और अभी मैं सिर्फ ऋग्वेद की बात कर रहा हूं, ऋग्वेद तभी सरवाइव करता है उसकी सोसाइटी जब तक कि सेटलमेंट्स डेवलप नहीं हुई है। ऋग्वेद इज प्री सेटलमेंट एरा। सेटलमेंट्स का फर्स्ट एंकर हमें ऋग्वेदिक मंडल 8 के अंदर वो ट्रांजिशन आती है कि अब सेटलमेंट होनी स्टार्ट होगी। बैटल ऑफ 10 किंग्स के बाद होती है कि अब एक उनको ट्रस्टेबल चीफ्टन या किंग मिल गया है, और उसके बाद में ऋग्वेदिक मंडल 10 में सेटलमेंट्स स्टार्ट हो जाती हैं। और ट्रेड जो है वो सेटलमेंट के बाद ही हो सकता है। एग्जैक्टली। हरी, इसका मतलब अगर सरस्वती का मैं लाइफ स्पैन देखूं जो कि 28,000 BC से 3000 BC तक का है, और ऋग्वेद में, और जो हमने मैप से भी समझा, उस हिसाब से कम 8-9 हज़ार साल पहले हम सरस्वती के तट पे थे, जो हमें आज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है लाइव साइट में, जो कि हमारी है बिराना की साइट, बिराना का, और कालीबंगन। क्योंकि हमें सरस्वती रिवर के अराउंड, जहाँ पर ऋग्वेद में ये बात होती है कि वो बहुत ही यंग रिवर है और अपने उफान में है उस समय, और उसी साइट पे कम से कम 9000 साल पुरानी, 9500 साल पुरानी बिराना साइट हमें मिलती है, जिसका एविडेंस मिलता है हमें। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अपने यूथ में ऋग्वेद में जो सरस्वती समझाई गई है, वो हो सकता है 8000 से लेकर के 16000 BC के बीच में वो टाइम फ्रेम हो, जब वो पूरे अपने उफान में है। और बिराना की साइट, जिसकी डेटिंग 9500 साल पुरानी है, वो उधर एक कंटिन्यूस सेटलमेंट हो उससे कई साल पहले से, जहां पर जिस दुनिया में ऋग्वेद लिखा जा रहा है, यानी 15-16 हजार साल पहले, जो इवेंचुअली आते आते अथर्ववेद तक का जब समय आता है, तो हमें एक ज्यादा मैच्योर सेटलमेंट देखने को मिलती है उस समय। एग्जैक्टली, एंड यू आर बैंग ऑन द पॉइंट, ऑन द मनी। और ये हमें दिखता है कि बिराना 7500 BC में आई, अथर्ववेद बुक 1 to 7 वैसी ही किसी सेटलमेंट की बात कर रहा है, सब कुछ उससे पहले हुआ। अब हम बाकी जब पूरे कॉर्पस को, सिर्फ ऋग्वेदिक कॉर्पस को, अभी हम यजुर्वेद पे नहीं आए हैं, ऋग्वेदिक कॉर्पस को जब अलाइन करते हैं, वो बार बार इन्हीं रिवर्स के आसपास अपनी सेटलमेंट्स बनाते रहते हैं, वापस आते रहते हैं, बनाते रहते हैं, वापस आते रहते हैं। जब एक स्टेबिलिटी आई उनके पास में, whatever, it could be whatever, मेंशन नहीं है, तब उन्होंने सेटलमेंट्स को बनाना स्टार्ट किया। सो बिराना कुड बी अ वेरी ओल्ड साइट दैट वाज रीयूज्ड। सो इन कंक्लूजन, अगर मैं ऋग्वेदिक डेटिंग की बात करूं, 7500 BCE से पहले ही होनी चाहिए। चाहे आप उसको 7500 BCE से 500 साल पुरानी बोलो, 1000 साल बोलो, 10,000 बोलो, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट 7500 BCE से पहले ही होनी चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमें ये साइकिल सिविलाइजेशन की सिंधु सरस्वती के बाद में देखने को नहीं मिलती है पूरे भारत के इतिहास में।
और इसमें भारत के इतिहास को भी फोकस में रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस सब सिंधु रीजन के इतिहास में। और एक चीज और मैं व्यूअर्स के लिए जो मुझे इस पूरे डिस्कशन से समझ में आई कि जब कल्चरल शिफ्ट हुआ, जो पूरा 3000 बीसी से 7500 बीसी का जो पीरियड था, वो एक डिफिकल्ट फेज था इंडियन सिविलाइजेशन के लिए, क्योंकि सरस्वती रिवर जो है वो सूख रही थी उस समय, आउटवर्ड माइग्रेशन हो रहा था, नए सेटलमेंट इंडस के आसपास बन रहे थे और सर्दर्न माइग्रेशन हो रहा था। एंड दिस डिफिकल्ट पीरियड इज टिपिकली किसी भी सिविलाइजेशन में डिफिकल्ट पीरियड ज्यादा डॉक्यूमेंट करा जाता है। उससे पहले अगर एक स्टेबल सिविलाइजेशन है तो उस समय एक कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर दिखती है, ना कि नए टेक्स्ट और नए आइडियाज ओरिजिनेट होते हुए नहीं दिखते हैं। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम क्या है, जब मैंने काफी लोगों से बात की, शिकागो जनरल हो गई और 2-3 हमारी वेस्टर्न जर्नल्स हो गई, जिसमें अगर आपका पेपर पब्लिश हो जाए तो वो मानते हैं कि आपने कुछ अचीव कर लिया। They don't entertain these papers. The moment you publish anything against Aryan invasion theory, they say it is not historically accurate. उनके लिए historically accurate तभी होता है अगर आप Aryan invasion theory को सच मान के कोई research start करो. So that's why people like me, people like Neil Ashok and other alternate researchers, even Yajan Devam, we are not able to publish peer-reviewed research papers. क्योंकि हमारे लिए उनके emails open नहीं है. Peer review तो बहुत दूर की बात है. That's why it's very difficult even for PhD holders to publish any paper. I don't want to name any historian, but एक historians हैं जिनका मैं काफी mention करता रहता हूँ अपनी videos में, तो उनसे मेरी Instagram पे बात होती रहती है. They are also not able to publish it. They are not able to prove that Senoli was a civilization. So they have already proven with the archaeology. They are not able to publish a paper stating that Senoli was a warfare-oriented civilization that had chariots. क्योंकि उसके बाद में वो सीधा बोलते हैं पहले प्रूफ करके दिखाओ कि ये घोड़ा चला रहा था चैरियट्स। इवन आफ्टर द पोल्स, इवन आफ्टर जो उसके अंदर फिक्सचर होते हैं, टायर और उसके बीच में जो बोल्ट होते हैं, भूल गया उसको क्या बोलते हैं, उसके बाद में भी दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। दे आर स्टिल सेइंग द कॉपर स्वॉर्ड इज एक्चुअली सेरेमोनियल, जबकि उसकी लेंथ, उसका वेट, उसका बैलेंस। सो जब भी हम किसी स्वॉर्ड को देखते हैं उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है। इट शुड बी क्लोज टू द हैंडल सो इट्स इजी टू स्विंग। Everything aligns. Still, they are not accepting and not allowing us to publish paper. That's what is wrong with history. हम अपना कुछ भी कर ले, हमें सिर्फ academic.edu जैसी वेबसाइट्स पे ही पब्लिश करना पड़ेगा। Peers हमें कंसिडर ही नहीं करते। तो हम क्या करेंगे इसमें? नहीं तो 7500 BC is a blind date. इसको मैं बोलूंगा this is the most conservative date. Optimistic date ठीक है, 2 लाख नहीं है, लेकिन इससे कम से कम नहीं तो 3000 साल पुरानी तो है। और 3000 साल पुरानी किसी के लिए कोई एग्जैजरेटेड डेट नहीं होनी चाहिए। गोबेकली तेपे इज 10,000 BC। करेक्ट। सो व्हाई नॉट? एंड देयर वी हैव डिस्कस्ड, हमने पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हमें एक शिवा टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। ऑल्दो अ पर्सन लाइक मी और अ पर्सन लाइक यू, अ पर्सन हु नोज अबाउट इंडियन आर्किटेक्चर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। बाकी हमें शायद बोल दें लॉन्ग शॉट है, लेकिन अब मेरे अंदर बायस है। ऑब्वियसली मैं हिंदू हूँ, मुझे पता है कि शिव जी के लिए शिवलिंग होना चाहिए, सांप होना चाहिए। मैंने पहली बार फोटो देखी और मुझे पहली बार में पता लग गया कि ये सांप है और ये शिवलिंग है। हाँ, ये हमने जस्ट फॉर व्यूअर्स हमने ये डिस्कस करा था, जहाँ पर ये शिवा हेड और ये जो चारों सरकमफ्रेंस पे एक स्नेक का फेस और उसके बाद उसका पूरा बॉडी दिखाई देती है, और ये 10 शिवलिंग और बीच में स्नेक हेड। एग्जैक्टली। और इसके अंदर हमने ये भी इस वाली फोटो में नहीं है, लेकिन उस एपिसोड में हमने फोटोग्राफ्स दिखाई है जहाँ पे हमने ड्रेनेज सिस्टम भी दिखाया है कि इसके अंदर पानी आता है, शिवलिंग अभिषेकम है, उसके बाद में एग्जिट भी है, और ये पूरी शेप थोड़ी सी यूनी जैसी है, ओवल है। सो यस, आई नो दिस इज अ वेरी बिग लीप ऑफ फेथ, बट being an Indian, being a Hindu, the moment I look at it, I can only think of Shiva. I can't even think of anything else. Correct. And once you see it, you can't unsee it. Yes. और जैसा हमने बात करी ऋग्वेदा में कि जब शिवा हाउस होल्ड्स एंटर करते हैं, वो बहुत बाद का फेज है। उससे पहले वो पशुपति के रूप में या फिर रुद्र के रूप में पूजे जा रहे थे। They were feared. Shiva was feared. And he was always asked कि शिवा प्लीज हमें
बीमारियों से बचाओ, शिवा प्लीज हम पे गुस्सा मत करना, उनको उग्र बोला गया है। और ये साइट पे भी जब सब कुछ तोड़ा गया है, ये टेम्पल नहीं तोड़ा गया। एग्जैक्टली तो उस वीडियो में हमने डिटेल में बात की है कि क्यों ये टेम्पल बचा और साइट के पीछे का पूरा हाइपोथेसिस और कहानी क्या है। तो वो वाला एपिसोड देखना पड़ेगा वो जानने के लिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन हरी, आज मैंने ऋग्वेद की दुनिया समझ के और कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकवेशन साइट से वो कनेक्टेड है और उनकी डेटिंग के थ्रू ऋग्वेद को कैसे डेट कर सकते हैं, ये मैंने आज के एपिसोड में समझा, सीखा। एंड आई थिंक मैंने ये इस तरह का स्टडी और इस एंगल से ये रिसर्च को नहीं देखा आज तक। Absolutely, Tarun, it was amazing and we are missing one point. हम्म How do we know that Indus Valley civilization जब वो अपने पतन पे थी, क्या उसके हमारे पास में लिटरेचर में प्रमाण हैं? द डाउनफॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। And it is mentioned. पर अच्छा, अब इसमें ना एक न्यूक्लियर थ्योरी भी आती है, बट ठीक है, हम बात करते हैं इसकी। अथर्ववेद हमने अभी तक 7 बुक्स को ही टच किया है। हाँ। हमने उसके बाद की बुक्स को टच नहीं किया है। हम्म क्यों नहीं किया? उसके बाद की बुक्स एंजाइटी से भरी हुई हैं। पीपल आर क्वेश्चनिंग देयर किंग। वो अपने राजा के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, हमारा राजा हमें कैसे बचाएगा। वो ये कह रहे हैं कि हमारा सब कुछ उजड़ गया है, अब हम कहां जाएं। फिर वो वहां से मूव करते हैं। जब वो मूव करते हैं, वो उनकी लड़ाई होती है फॉरेस्ट ड्वेलर्स के साथ में। फॉरेस्ट ड्वेलर से बचने के लिए वो रुद्र को बुला रहे हैं। उनका मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। अब वो एक सेटलमेंट जो डिमिनिश हो चुकी है, उसको छोड़ के किसी और जगह पे जा रहे हैं। और मैंने आपको फोन पे एक बात बोली थी कि मैं आपको बताऊंगा कि हमने बैरियल ट्रेडिशन को कंप्लीटली डिच करके हमने कंप्लीटली फायर रिचुअल्स को क्यों एक्सेप्ट किया। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट सिनॉली टेल्स अस। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट अथर्ववेद बुक 8 to 15 एंड 15 to 18 टेल्स अस। क्या हुआ कि जब आपका एक सेटल्ड फेज, बहुत बड़ी पॉपुलेशन का सेटल्ड फेज खत्म हो गया, एक प्रॉस्पेरिटी, एक यूटोपिया खत्म हो गया, अब वो अपने किंग्स पे डाउट कर रहे हैं। अब वो अपना एंसेस्ट्रल लैंड छोड़ के यमुना और गंगा की तरफ और ईस्टर्न साइड पे जा रहे हैं अपना कल्चर लेके। सिनौली यहाँ पे कहाँ आता है? सिनौली हमें बीच में बताता है एक डार्क स्टोरी, कुछ बहुत बड़ा हुआ है जिसके लिए उनको एक पूरा नेक्रोपोलिस बनाना पड़ा, जो 5% एक्सकेवेटेड है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन कि 5% एक्सकेवेटेड है। बाकी सब में भी वहां पे बैरियल्स में आपको शस्त्रें मिलेंगे, खोदोगे और भी चैरियट्स मिलेंगे। तो उसके बाद में आपने एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रफी देखी है। अब आप नहीं चाहोगे कि आपका किसी भी जगह से कोई कनेक्शन हो जब तक आपको एक नई लाइफ ना मिले। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट अथर्ववेद इज टॉकिंग अबाउट। वो एक ऐसी सोसाइटी की बात कर रहा है कि जहां पे उनको अपना सब कुछ छोड़ के जाना है। उनके अंदर एंजाइटी आ रही है, उनके पास में दोबारा सर्वाइवल तक पहुंच गए हैं वो, और उनका बाहर के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। दबाना बंद करो, दफनाओ मत किसी को। दफनाओगे तो साइकोलॉजिकली यू विल बी लिंक्ड टू हिम। You have to leave the land completely. Bury them. Take the ashes. You can take the ashes wherever you go. You can't carry the dead wherever you go. तुम कब्र लेके हर जगह नहीं जा सकते। उसके बाद में हमें एक और ट्रांजिशन मिलती है अथर्ववेद के अंदर। फाइनली जो लास्ट चैप्टर है अथर्ववेद का, जिसको चैप्टर 40 बोलते हैं, इट इज अ हाउस होल्ड क्लोजर। हाउस होल्ड क्लोजर किस चीज का? उनको दोबारा सेटलमेंट्स मिल गई इन द फॉरेस्ट। एंड दैट्स द बिगनिंग ऑफ ब्लैक पॉटरी पीरियड of Bihar and other states. 700 BC. यहां पे फाइनली हमारी सेटलमेंट्स आके वैदिक कॉर्पस को क्लोज करती हैं। 700 साल पहले, 700 BC मतलब 2700 साल पहले। यहीं पे इसी टाइम के आसपास अब हमें उपनिषद्स का भी इंट्रोडक्शन आना स्टार्ट होगा। क्योंकि अब आप ये देखो, एक सेटलमेंट टूटी है, उसमें हमें पेंटेड ग्रेवियर कल्चर भी मिलता है, स्मॉल सेटलमेंट्स मिलती हैं। उसके बाद में महाजनपद जाते हैं। उसके बाद में फिर पहले जनपद जाते हैं, फिर महाजनपद जाते हैं, फिर उसके बाद में एम्पायर्स दोबारा आना स्टार्ट करती हैं। तो वो हार्मनी के लिए भी 500-600 साल और लगते हैं। और जो अथर्ववेद बुक 5 to 20 है, वो उस एरा की बात कर रही है जब इंडस वैली खत्म होने के बाद में, जब तक दोबारा सोसाइटी रीस्टार्ट नहीं हो जाती। यहां से हम अपने रिचुअल्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ट्रॉमा था दिमाग में। वो ट्रॉमा हमें दोबारा ना लिव करना पड़े। वी डोंट हैव टू सर्वाइव द ट्रॉमा अगेन। हमने एक ट्रेडिशन को अबॉर्ट किया ताकि अगर कल को कुछ हो कि हमें ये जगह छोड़ के जानी है
उनके दिमाग तो यही था कि कल को अगर देव दोबारा नाराज हो गए और हमें ये जगह छोड़ के जानी पड़े, साइकोलॉजिकल बर्डन या ट्रॉमा ना हो हमारे पास। तो इसलिए बरियल साइट्स बंद करे गए और एंड क्रेमेशन क्रेमेशन साइट्स, क्रेमेशन स्टार्ट हो गई रिचुअलिस्टिकली, सो दैट इफ समवन डाइज you burn them and you carry the ashes with you. So if you want the memory, you keep the memory. Don't leave the memory behind. वाओ। सो कैसे ऋग्वेद जब लिखना स्टार्ट होता है, एक सिविलाइजेशन जो ऑलरेडी नोमैडिक होती है, जगह जगह जा रही होती है, से पैस्ट्रल होती है, जगह जगह जाकर सेटल होती है, से कैसे वो 7,500 BC तक आते आते फुल स्केल सिटीज बनाने स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद 3-4 हज़ार साल तक सिटीज बड़े होते हैं, और कैसे फिर उनको मूव करना पड़ता है और दोबारा रीसेटल करना पड़ता है। ये पूरा जो साइकिल है, जिसको हम कार्मिक साइकिल भी बोल सकते हैं, युगों का साइकिल भी की तरह से भी समझ सकते हैं, वो पूरी आकर के ख़त्म होती है यहाँ 700 BC पे, जिसके बाद हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर इमर्ज होता है। Exactly. और एक मेरा हाइपोथेसिस है that I would like to state at the closing. Why did the saints think? हमारे ऋषियों को ऐसा क्यों लगा कि अब ऋग्वेद पूर्ण हो गया? क्योंकि साइकिल पूरी हो गई है, अब दोबारा से वही करना पड़ेगा। लेकिन जो हमें ऋग्वेद मंडल 2 से शुक्ल यजुर्वेद तक की सोसाइटी दिखती है, वो साइकिल रिपीट नहीं हो रही है। वो साइकिल सिर्फ एक ही टाइमलाइन में फिट होती है। आज की आर्कियोलॉजी का जो हमारे पास में एविडेंस है, कोई चांस ही नहीं बनता कि वैदिक सिविलाइजेशन 1500 ईसा पूर्व कभी शुरू हुई थी। कम से कम 7500 ईसा पूर्व तो हमारा अथर्ववेद शुरू हुआ था। और इसका मतलब जो कई लोग ये बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे साइट्स ऐसे हैं जो के तो रह गए, और वो मास माइग्रेशन की वजह से हुआ है, नॉट बिकॉज ऑफ एनी न्यूक्लियर इवेंट। न्यूक्लियर इवेंट इज अ मिस इंटरप्रिटेशन। आपको पता है कि ये न्यूक्लियर थ्योरी निकल के कहां से आई, और दोबारा आप सरप्राइज हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो जाता है यार। एक रशिया के साइंटिस्ट ने गलती से लिख दिया था कि इजिप्शियन मम्मी में उसे रेडियो एक्टिव मटेरियल मिला है। इट वॉज अ मिस्टेक अबाउट एन इजिप्शियन सिविलाइजेशन। पता नहीं कौन आया, क्यों आया, उसने इजिप्शियन को मोहनजोदारो पढ़ लिया। एंड आई एम नॉट किडिंग, आप हिस्ट्री देखो कि ये रेडिएशन थियरी कहां से स्टार्ट हुई है। इट स्टार्टेड फ्रॉम अ मिस्टेकन लाइन read by a person who didn't know Russian. For some reason he understood Egypt as Mohenjo-daro, और न्यूक्लियर थ्योरी का बर्थ हो गया। दिस, अब मैं इसको आउटरेजियसली स्टूपिड तो नहीं बोलूंगा, बट है वही। So which means that essentially ये ज्यादातर साइट्स क्योंकि अबैंडन्ड थे, हम कहीं ना कहीं पानी के आसपास मूव कर रहे थे इसी रीजन के अंदर, and that is why we see abandonment of some of the sites in Indus Valley. Yes, और this is common across all the civilizations. Ancient China में riverine civilization है, सुमेर में यूफ्रेट्स टिग्रिस है, और अपने इजिप्ट में नाइल सिविलाइजेशन है। ज्यादातर एंशिएंट सिविलाइजेशंस वाटर सोर्सेस के पास ही होती थी, और दुनिया में सबसे ज्यादा वाटर सोर्स अगर कहीं है वो सेंट्रल एशिया और सब सिंधु रीजन में। और सब सिंधु रीजन में जितनी रिवर्स हैं उतना क्लस्टर तो सेंट्रल एशिया में भी नहीं है, ऑल्दो वहां पे भी बहुत है, लेकिन वहां पे भी रिवर्स के नाम कभी हम डिस्कस करेंगे। दोनाबे, नाइस्टर, दानू, ऋषि कश्यप की वाइफ, उन्हीं की रिवर्स हैं सारी की सारी वहां की। बहुत मजा आया हरी, आज आपके साथ बैठ करके बहुत कुछ नया जानने को मिला, और बहुत अलग पर्सपेक्टिव से भी जानने को मिला। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने किसी की भी थ्योरी को गलत ठहराया है, लेकिन उन सारी ग्रेट थ्योरीज विच डेट ऋग्वेदा, आई थिंक ये भी एक खड़ा हो जाता है एक और ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव जो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है इंडियन क्लेम ऑफ एजिंग ऑफ ऋग्वेदा को। सो आई थिंक यू एडेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर टू द गुड वर्क दैट एवरीवन हैज डन बिफोर अस। थैंक यू तरुण, एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू हैरी। और कमेंट्स में किसी का भी कोई सवाल हो तो आप पूछ लेना, हरी भाई जो है जवाब दे देंगे। थैंक यू। थैंक यू। एब्सोल्युटली।